हिटलर इनकी मदद क्यों किया? एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। सुभाष बोस और हिमलर जो था, आप कह सकते हैं वो नंबर 2 था हिटलर के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि वो हिटलर से भी खतरनाक था। यहाँ पे आपको हिमलर के साथ में आपको फोटो दिखाई देगी अगर आप गूगल करेंगे कि उसमें सुभाष चंद्र बोस और हिमलर और बाकी जर्मन नाजी टॉप ब्रास वो बैठ के खाना खा रहे हैं। बेसिकली देवर होस्टिंग सुभाष चंद्र बोस। जो आदमी सुभाष बोस के कनेक्शन में आया उनको इम्प्रेस होगी ये आदमी में पर्सनैलिटी है, इसके अंदर इसमें कुछ कोई है दम इसके अंदर, एंड वी यूज्ड टू एडमायर। सुभाष चंद्र बोस इतना बड़ा नाम ना बन जाए जाके कि कहीं गांधी जी का नाम छोटा पड़ जाए। गांधी जी की थी कि हमें गांव में चलना है, चरखे चलाने। सुभाष बोस इंडस्ट्री के फेवर में थे। उनका एम था कि हमें डोमिनियन बनना है अंग्रेजों का। इनका एम था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और तीसरा है कि अंग्रेजों के खिलाफ में गांधी जी किसी तरह की वॉयलेंस के फेवर में नहीं थे। और सुभाष बोस कहते थे कि वॉयलेंस जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी, आनी तो कल में, जिन्होंने करी बात। सुभाष चंद्र बोस डिक्टेटरशिप के फेवर में थे। लेकिन उस जमाने में जब आप बात कर रहे हो 1930s 40s में, सॉरी ये उससे पहले की बात है, वहाँ उस शब्द का मीनिंग कुछ और था। गांधी जी ने खुद कई बार बोला कि मैं कांग्रेस का डिक्टेटर हूँ। एक कंपैरिजन में बोलते हैं सर कि लेट सपोज अगर उस समय सोने की चिड़िया के हिसाब से भारत की एक जीडीपी जो थी उसका 3% छोड़ के गए थे, फिर भी आप उनके नाम पे डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन झुके पड़े हैं। माउंटबेटन की तो उसके बारे में तो बोलना मत, उसकी तो फोटो लगी हमारे राष्ट्रपति भवन के अंदर। दोगलापन यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे, हिपोक्रेसी, और इसका जानना हमें भी जरूरी है, अंग्रेजों को जानना जरूरी है। दिल्ली में तो हमें गाली देते हैं हिंदी में कि हमको लूट के चले गए, और वहाँ जाके बोलते हैं कि साहब हम तो आप लोग के साथ ही हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने जीते जी खुद को भारत रत्न अवार्ड दे दिया। और वो वॉरियर जो सुभाष चंद्र बोस जो इस लेवल पे वॉरियर रहे अपने इंडिया के, उनके लिए आज तक शायद नॉमिनेशन भी नहीं दिया है। जब सरकार ने 97 के आसपास में ये डिक्लेयर किया कि हम उनको भारत रत्न देना चाहते हैं, सब लोगों ने अपोज किया कि ये बहुत लेट हो चुका है। राजीव गांधी को देने के बाद सुभाष बोस को देंगे आप भारत रत्न आप लोग। हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 पोजीशन के लिए, हम लोग नंबर 3 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि वो नंबर 1 थे। मेरा मानना है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि गांधी जी नंबर 1 नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस आई थिंक फर्स्ट ICS थे ना भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में। वो पहले आदमी थे जिन्होंने ICS को ज्वाइन करके छोड़ दिया फ्रीडम स्ट्रगल। उससे पहले किसने करने, वो नाम लोग अरविंदो का लेते हैं लेकिन वो कहानी नहीं है, ठीक नहीं है वो। तो सरकार से सवाल करने वाले को ना ज्यादातर टाइम तो देशद्रोही बोल देते हैं कि तू देशद्रोही। तो मुझे गाली पड़ती है ना, मेरे को तो आप किसी बंगाली का पूछो बोलेगा RSS का एजेंट है। जनरली लोगों के दिमाग में एक ये फितूर है कि सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं। 100 में से 90 बंगालियों को सुभाष चंद्र बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं। कलकत्ता के बड़े बड़े खास स्टेट्समैन में या टेलीग्राफ में आप बड़े बड़े आर्टिकल लिखो जिसमें सुभाष बोस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो भी आपकी भाषा इतनी गंदी है कि अगर वैसी भाषा अगर आप यूज़ करो भगत सिंह के बारे में हमारे इलाके में, तो हम आपको चप्पलों से मारेंगे यहाँ पे। कि ये गाना, ये जो सबसे इंसल्टिंग सॉन्ग है, दीदी हम आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये हमारे सिर में लादने वाले बंगाली लोग हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका लिविंग वायरल के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की जीवन की हर उस घटना के बारे में, हर उस पहलू के बारे में जो अनछुए हैं, अनकहे हैं। क्योंकि आज हमारे मेहमान हैं श्री अनुज धर जी। अनुज धर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी की ज़िंदगी के ऊपर बहुत डीप रिसर्च किया है। भारत से लेकर विदेशों तक कई देशों की यात्रा की है, यहाँ से वहाँ डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भारत की सरकार से लड़कर उनको डीक्लासिफाइड करवाए हैं, और बेस्ड ऑन ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपनी बुक्स में काफ़ी कुछ लिखा है। तो दोस्तों, अगर तुम लिटरली इंटरेस्टेड हो भारत की हिस्ट्री जानने में, सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानी की एक्चुअल स्ट्रगल और लाइफ जानने में, वो मिस्ट्री जानने में कि ये कहाँ ख़त्म हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना। स्वागत करते हैं आज के एपिसोड में अनुज धर जी का। अनुज सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट में। धर साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सुरेंद्र जी। आपसे बहुत आभार आपका। आप इतना कुछ करते हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आपको समय निकाला आपने मेरे लिए। सर वी आर ब्लेस्ड। मैं बहुत खुश हूँ। अनुज सर, आप इतने टाइम से इसमें काम कर रहे हो, आप 25 साल से सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर रिसर्च और थ्योरीज आपने पूरी निकाली हैं। एक तो ये कि आपको इसके लिए मतलब डर नहीं लगता, आपको लाइफ थ्रेट्स नहीं है कुछ? नहीं, वो लाइफ थ्रेट की आप देखिए, वो अब ये एक फ़र्क ये पड़ गया। अगर आप मुझे ये सवाल पूछें आज के दिन में, आप आज का टाइम छोड़ दीजिए, अगर मैं 10-12 साल पहले भी जाऊँ, मेरी वैसे कोई औकात नहीं है, ठीक है। और मैं जो भी हूँ अपना काम कर रहा हूँ, छोटे मोटे मेट्रो में दिल्ली में ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी कोई स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को लोग जानते हैं हर जगह। सारे टॉप जर्नलिस्ट, सारे एडिटर्स मेरे को जानते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स मेरे पास पड़े हैं, दे नो मी। मेरे बारे में कोई खबर आएगी तो वो नॉर्मली कुछ कोई करेगा नहीं। मान लीजिए कुछ हो जाता है मुझे, तो उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी, क्योंकि मेरा नाम वॉशिंगटन पोस्ट में भी छप चुका है, टाइम्स लंदन में भी छप चुका है। मेरे जानने वाले, मेरे सपोर्ट करने वाले सिस्टम दुनिया में बहुत जगह बैठे हुए हैं।
तो अगर कोई अब मुझे हाथ लगाएगा इस केस में तो उल्टा उन पे पड़ जाएगा केस। ये वो ज़माने आप जो बात कर रहे हो, ये वो ज़माने चले गए। ये ज़माने पुराने ज़माने में थे कि जब आईबी के लोगों को हड़काते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी भी हड़काते हैं, लेकिन इस केस में अभी हड़काने का वो टाइम चला गया। वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा मेरे वाले केस में, क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत ज़्यादा है जो अभी चुप होकर बैठे हुए, लेकिन भगवान ना करे कल को कुछ हो जाता है तो उल्टा पड़ जाएगा उनके ऊपर, क्योंकि वो जब वो जिस चीज़ को दबाना चाहते हैं वो चीज़ 50 गुना बाहर निकल के आ जाएगी। बट जनरली सर जैसे सरकार के ऊपर सवाल उठाना, देखो ये तो है तो अल्टीमेटली सरकार के इट इज़ अ पॉलिटिकल इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू, कंप्लीटली पॉलिटिकल इशू। तो सरकार से सवाल करने वाले को ना ज़्यादातर टाइम तो देशद्रोही बोल देते हैं कि तू देशद्रोही। तो मुझे गाली पड़ती है ना मेरे को तो आप किसी बंगाली का पूछो बोलेगा आरएसएस का एजेंट है। अच्छा, उनके सबसे गाली है। हाँ, वो तो गाना शक्ति अखबार जो बंगाल में आता है कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस, उसमें सर्टिफाइड आरएसएस का एजेंट डिक्लेयर कर रखा है मेरे को उन्होंने। बट बीजेपी का एजेंट है, और ये क्या नाम है आईटी सेल का बताते हैं। मैं कोई मालवीय से मिला भी नहीं आ सकता है, पर वो कहते हैं आईटी सेल का वो है, तो मतलब उसका मेंबर है, पैसे मिलते हैं बीजेपी के। तो ये तो गाली पड़ती है मुझे, तो सुबह शाम लोग गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं मुझे। मेरे इसके जो मैंने पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं पढ़ता नहीं कमेंट ज़्यादा, लेकिन मैं उसमें देख रहा हूँ कि उनको ABCD पता नहीं है ना, उन्होंने पॉडकास्ट सुना लेकिन गाली देना शुरू कर दिया। तो वो तो पड़ती है गाली। तो आप क्या करें, अब जो भी आप पब्लिक में कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे लेके लोगों में प्रॉब्लम है, मतलब उसमें सेंसिटिव है, आधे लोग ये सोचते हैं आधे लोग वो सोचते हैं, सरकार उसको नहीं चाहती बाहर निकाले, अगर आप उस पर खुल करके अपना व्यू डालेंगे तो गाली तो पड़ेगी आपको। तो गाली पड़ रही है मुझे, तो लोग तो गाली देते हैं, उसमें नहीं बात क्या। अच्छा, व्हेन वी गो बैक टू द हिस्ट्री टाइम्स, हाँ जी, तो सर सुभाष चंद्र बोस जो है ना, वो ऐसा आता है कि बंगाली समाज से, बंगाल समाज से एक वो मतलब बिगेस्ट फिगर में आते हैं। He is the biggest figure. He's the best known Bengali as far as I am concerned. लेकिन हम ऑफ स्क्रीन भी बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि बंगालीज में ही सबसे ज़्यादा आपका मेरा ये कि हाँ, बंगाली ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं मुझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंगाल छोटा मोटा स्टेट नहीं है। जो मॉडर्न इंडिया जिसको हम कहते हैं, जो हमारा जो पुराना ज़माना जब ख़त्म हुआ, जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो पहले उन्होंने बंगाल को इन्होंने कब्जा किया। तो जो ये वेस्टर्न एजुकेशन या जो एनलाइटनमेंट जो हुआ है वो पहले बंगाल में हुआ है, कि वहाँ के लोगों ने अंग्रेजी भाषा पढ़ी, वहाँ के लोगों ने। तो भारत में जो चीज़ें पहली बार हुई हैं इस देश में, वो सारी चीज़ें कलकत्ता में हुई थी। तो कलकत्ता जो है मॉडर्न इंडिया का बेसिकली वो वही हब था। सभी कुछ, आप कोई भी फील्ड, क्या डॉक्टरी उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, किसी फील्ड में, फ्रीडम स्ट्रगल में, और हमारा राष्ट्रीय गान भी जो वहीं से निकल के आ रहा है, सभी कुछ वहीं से निकल के आ रहा है। हिंदुत्व अवार्ड भी बंगाल से निकल के आ रहा है। बीजेपी का फाउंडर भी आप बोलेंगे डायरेक्टली इंडायरेक्टली जो है कि वो घूम फिर के श्यामा मुखर्जी की बात आती है। तो बंगाल तो भारत का नंबर 1 स्टेट था अपने टाइम पे, वो तो बाद में इन्होंने गिराया, उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद तक नंबर 1 स्टेट था भारत का। अब वहाँ पे ये जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बात कर रहा था वो ये था कि एक हम लोग, क्योंकि आप और मैं दोनों नॉर्थ इंडियन से, मैं दिल्ली का पैदा हुआ हूँ, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में और खासकर नॉर्थ में खासकर, लेकिन ये वेस्ट के अंदर भी है और साउथ में भी है, एक जनरली लोगों के दिमाग में एक ये फितूर है कि सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं। अब क्योंकि मेरा काम नेताजी से जुड़ा हुआ है, मैं कलकत्ता जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट सिटी है कलकत्ता, मेरे ज़्यादा दोस्त बंगाली हैं, ये काम मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ जाके ये प्रॉब्लम जो मेरे को समझ में आई है कि ये कहानी, ये जो बोलना ये झूठ है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। 100 में से 90 बंगालियों को सुभाष चंद्र बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और उसमें से बहुत बड़ा तबका है जो हॉस्टाइल है, कांग्रेस के एलिमेंट हो गए या कम्युनिस्ट पार्टी के एलिमेंट हो गए, वो हॉस्टाइल हैं, उसको पसंद भी नहीं करते उनको। बाकी 30-40% को सुभाष बोस में कोई ढीले का इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ बेचारे 10% बंगाली हैं जिनको 100 में से 10 आदमियों को सुभाष बोस में बहुत इंटरेस्ट है। वो आदमी अपने मतलब निकल के सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप ये बोलना कि वो 10% समाज का हिस्सा जिसको सुभाष बोस में इंटरेस्ट है, आप वो 90% को में नहीं डाल सकते। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जितने पापड़ मैंने इस केस को लेके बेले और जितनी बार मैं बंगाली समाज से मेरा इंटरेक्शन पूरी दुनिया में होता है, मैं यहाँ नहीं बैठा होता अगर समाज का इंटरेस्ट सपोर्ट होता। और 40-42 MP हैं पार्लियामेंट में बंगाल के, कईयों का मैं मिल चुका हूँ प्राइवेटली, अलग अलग पार्टी के। प्राइवेट इंडिविजुअली मेरे को सपोर्ट भी लोग करते हैं, ठीक है, प्राइवेटली कम से कम। और आपको पता है कि माशाल्लाह लड़ने भिड़ने में उनका बराबरी कोई कर सकता नहीं आज के ज़माने में। किसी भी आदमी की सुभाष बोस के बारे में मुंह से चूं तक नहीं निकलती, देवेल एक शब्द नहीं निकालेंगे, गलत नहीं निकाल। मोदी को गाली देनी हो तो नंबर 1 सबसे आगे ये लोग, जो भिड़ना हो किसी बात की छोटी मोटी हो, ट्रम्प को बोलना हो तो सबसे नंबर 1, कोई भी चलता फिरता बोल देगा। हाँ, सुभाष बोस के बारे में इनके मुंह से चूं नहीं निकलेगी। उनको सुभाष बोस में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सच्चाई को समझना जरूरी है, उसके हिसाब से मैं काम करूँ कि 90% को कोई सुभाष बोस में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है वाला एलिमेंट है, या फिर ये कह लो आप कि ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्टफुल है कि अपन एक एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि कुछ परसेंटेज ऐसा है जो हॉस्टाइल है, जिनको पसंद नहीं आते,
तो वो भी इसके भी डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है कि वहाँ के अखबारों के अंदर मतलब आप 10-12 साल पहले तक मैं आर्टिकल मेरे पास पढ़े, कोई अगर मुझसे बहस करेगा तो मैं दिखा दूंगा कि जिस तरह की वाहियात बकवास उन्होंने करी है। मतलब उनकी इतनी हिम्मत हुई कि आप कलकत्ता के बड़े बड़े अखबार स्टेट्समैन में या टेलीग्राफ में आप बड़े बड़े आर्टिकल लिखो जिसमें सुभाष बोस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो भी आपकी भाषा इतनी गंदी है कि अगर वैसी भाषा अगर आप यूज़ करो भगत सिंह के बारे में हमारे इलाके में तो हम आपको चप्पलों से मारेंगे यहाँ पे। तो इस तरह की वाहियात वहाँ पे ओपनली होती है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में वहाँ पे ये मैं बस डाटा पढ़ा, मैं ऐसे पूरा जीवन खपा के बता रहा हूँ आपको मैं। तो लोगों में इंटरेस्ट नहीं, तो हॉस्टाइल हैं बहुत सारे, और जो हॉस्टाइल लोग हैं वो ज़्यादातर आपके इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल सर्कल्स में। उसके अलावा जो नॉर्मल जो लोग हो जाते हैं उसमें 30-40% को फर्क पड़ता नहीं, उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिश्ड आप बोल रहे हो, थोड़ा सा लेफ्टिस्ट है टू बी सेड। हाँ, लेकिन कांग्रेस भी है, क्योंकि गांधी जी की बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं बंगाल के अंदर, गांधी जी का, कार्ल मार्क्स का, पंडित जी का। आज हम जो डिस्कशन हमारा रिकॉर्डिंग हो रही है, आज राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है। जितनी जो बस्ट हैं, छोटी छोटी जो मूर्तियाँ होती हैं इंदिरा जी की और राजीव जी के, कलकत्ता में कहीं और दुनिया में नहीं है। जबकि वही राजीव गांधी है जिसने पार्लियामेंट में कहा था कि कलकत्ता इज़ अ डेड सिटी, डाइंग सिटी। वो कलकत्ता को मरा हुआ नगर बता रहा है पार्लियामेंट में, उनकी इंसल्ट कर रहा है, और ये सारे जाकर के उसके वहाँ पे गाने बना रहे हैं उसके बारे में, उसकी मूर्तियाँ लगा रही हैं। ये हालत है वहाँ की, रियलिटी उधर की। सुभाष बोस को लेके अगर सपोर्ट बंगाली समाज का होता, उसमें इंटरेस्ट होता, तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। सही बात है। हम इनको पार्लियामेंट में घेर देते। ये मुद्दा छोटा पॉडकास्ट का मुद्दा नहीं है, ये पार्लियामेंट में रगड़ने का मुद्दा है। सही बात है। वो समाज सपोर्ट सिस्टम नहीं है कोई, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसमें कहने को तो फिर ये भी है, आप देखो ना कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने जीते जी खुद को भारत रत्न अवार्ड दे दिया, और वो वॉरियर जो सुभाष चंद्र बोस जो इस लेवल पे वॉरियर रहे अपने इंडिया के, उनके लिए आज तक शायद नॉमिनेशन भी नहीं गया है मेरे ख्याल से। नहीं, वो एक अलग कहानी आया था, लेकिन वो इतना लेट आया कि मतलब हमारे नेताजी के, पर वो हुआ नहीं था। नेताजी के, ये बात 1997 के आसपास की है कि ये नेताजी को लेकर के अलग अलग ग्रुप बने हुए, ठीक है। हमारा ग्रुप है, वो ग्रुप है, ये ग्रुप है। कई लोग हमारी बात को मानते हैं लेकिन कुछ छोटी उसमें अंदर एक बात को नहीं मानते। लेकिन एक उसमें जो दो अलग अलग फाड़े की, कुछ लोग मानते हैं कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन क्रैश में नहीं मरे। तो वो लोग भी जो ये मानते हैं कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, उनके परिवार के वो सदस्य जिनका कांग्रेस से लिंक है, उनमें और हम में एक कॉमन बात यह है कि जब सरकार ने 97 के आसपास में ये डिक्लेयर किया कि हम उनको भारत रत्न देना चाहते हैं, सब लोगों ने अपोज किया कि ये बहुत लेट हो चुका है और ये कोई आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो। अच्छा, देकर इंसल्ट कर रहे हो? इंसल्ट नहीं, आपको 50 साल बाद याद आ रहा है सुभाष बोस को, राजीव गांधी को देने के बाद सुभाष बोस को देंगे आप भारत रत्न आप लोग। और दूसरा ये कि मेरे से अगर आज आप सवाल पूछोगे, आप पहले आप गांधी जी को दीजिए भारत रत्न आप लोग, फिर सुभाष बोस को देना। क्योंकि जब गांधी जी की बात आएगी तो बोलेंगे गांधी जी इस सम्मान से ऊपर है। तो जैसे गांधी जी इस सम्मान से ऊपर है, सुभाष बोस भी इनसे ऊपर है, हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। सुभाष बोस का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी, एक लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी, एक जो खासकर सोशल मीडिया में एक गलत प्रचार जो हो रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को बताया जा रहा है कि वो पंडित जी के राइवल थे। सुभाष चंद्र बोस पंडित जी के राइवल नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के राइवल थे, और पंडित जी महात्मा गांधी के चेले थे। पंडित जी की तो दोस्ती सुभाष बोस के साथ में थी पहले। तो सुभाष बोस का जो प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 पोजीशन के लिए, हम लोग नंबर 3 के लिए लड़ाई लड़ रहे। हमारा मानना है कि वो नंबर 1 थे, मेरा मानना है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि गांधी जी नंबर 1 नहीं है। पर बहुत सारी थ्योरीज में ना ये है कि नेहरू जी जब थे तो उन्होंने फोन टैपिंग कराई, ये सब वो सब आएगा, वो एक अलग कहानी, क्योंकि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो सुभाष चंद्र बोस की जो सपोर्ट, जो हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो नेताजी नाम का जो ब्रांड है, हमारा मानना है, और हमारी जो क्लैश है वो गांधी ब्रांड के साथ में। हम पंडित जी से क्लैश नहीं कर रहे, पंडित जी तो गांधी ब्रांड का हिस्सा है। अच्छा, कि अगर गांधी जी नहीं होते तो पंडित जी प्रधानमंत्री भी नहीं बनते। वो तो महात्मा गांधी ने उनको बनाया था। आजकल बीजेपी वाले आजकल बहुत कुछ फ्लोट कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में कि वो इलेक्शन के लेकर के कि साहब इसमें धांधली हुई थी, तो कहते हैं कि सरदार पटेल के लोग फेवर में थे लेकिन पंडित जी बन गए। लेकिन वो ये नहीं बताते कि बनाने वाला तो महात्मा गांधी था। क्योंकि बीजेपी को भी तो आजकल गांधी भक्ति सूझी हुई है ना, वो अभी तो नंबर 1 गांधी भक्त बीजेपी वाले हो गए आजकल। हाँ, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो लेकिन हमारा जो सुभाष चंद्र बोस का जो पूरी कहानी है या उनका जो नाम है, उसका जो क्लैश है वो गांधी जी के साथ में, वो पंडित जी के साथ। पंडित जी तो सिम्टम है प्रॉब्लम का, मेन प्रॉब्लम तो वहाँ पे हमारे साथ। तो समवेयर सर ऐसा नहीं है कि ये खाली पावर क्लैश था, मतलब कि उनको ये था कि सुभाष चंद्र बोस इतना बड़ा नाम ना बन जाए जाके कि कहीं गांधी जी का नाम छोटा पड़ जाए। नहीं, वो देखिए वो क्लैश का स्टीम पहले नहीं था। बिकॉज पहली बात तो ये कि सुभाष चंद्र बोस में गांधी जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है उम्र का, 28-29 साल की एज डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हो कि उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब लोग
14 साल में शादी करके बच्चे पैदा कर देते थे। हाँ। ये उस टाइम की बातें हैं। गांधी जी की शादी 13 साल की एज में हो गई थी। सुभाष बोस के जो पिताजी थे वो गांधी जी से मेरे ख्याल से 1 साल बड़े होंगे जहाँ से ज़्यादा। अच्छा। और उनके वो सुभाष बोस अपने पिता माँ बाप के 7वें 8वें बच्चे थे। हाँ। तो 28-29 साल का फ़र्क आज के दिन में बहुत होता है। आप बात कर रहे हो ज़माने की, तो उम्र बहुत बड़ा। और गांधी जी बहुत पहले से पॉलिटिक्स में आ गए थे, ये आदमी बहुत बाद में आया, काफ़ी यंग था उनके मुकाबले में। लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में जो मेन इश्यूज़ जो आपस में कॉम्प्लिकेशंस जो पैदा हुई हैं, जो पहले दिन से थी, क्योंकि पहले दिन से सुभाष बोस जब राजनीति में आए तो उनकी गांधी से मीटिंग होती है और उन्होंने खुद लिखा कि मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि कुछ काम काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उनके पास में कोई ब्लूप्रिंट नहीं था और कैसे मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। तो करते 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 जो उनकी आपस में क्लैश हुए, जो आखिर में जो निकल के आता है, तो 3 मोटे मोटे रीज़न है कि सुभाष बोस, या आप कह सकते हैं गांधीवादियों में और सुभाषवादियों में क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहली प्रॉब्लम ये है कि एक बहुत बड़ा झूठ जो आजकल बोल रहे हैं लोग, खासकर ये बीजेपी के लोगों को प्रॉब्लम पता नहीं क्या स्टार्ट होगी, ये बैठ के कांग्रेस का प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि गांधी जी पूर्ण स्वराज के फेवर में थे। आप क्यों गांधी जी की इंसल्ट कर रहे हो? गांधी जी कभी पूर्ण स्वराज के फेवर में नहीं थे, ठीक है। एक दो बार कभी स्टेटमेंट दे दिया और कभी प्रेशर में आकर के। महात्मा गांधी हमेशा से डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। तो पहला प्रॉब्लम सुभाष बोस में या गांधीवादियों में और सुभाषवादियों में ये है कि गांधीवादी या गांधी जी चाहते थे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल का कहते हैं कि रास्ता तो एक ही है, आप क्यों लड़ रहे हो आपस में? ये मुझे कई लोग मुझे कहानी सुनाते हैं कि रास्ता तो जब आपका ध्येय एक है तो आप क्या लड़ाई। मैंने कहा ध्येय एक नहीं है, उनका ध्येय था डोमिनियन स्टेटस, इनका ध्येय था पूर्ण स्वराज। आपको पूर्ण स्वराज का और डोमिनियन स्टेटस का फर्क नहीं मालूम, क्योंकि बीजेपी वालों ने आपको उल्टी कहानियां आजकल देनी शुरू कर दी हैं। डोमिनियन स्टेटस क्या था कि डोमिनियन स्टेटस जो गांधी जी चाहते थे कि भारत जो है, जो उनका मतलब था आज़ादी का, वो मिल जाए उनको। आज़ादी का मतलब गांधी जी और गांधीवादियों के लिए डोमिनियन स्टेटस था, जो हमको मिला 15 अगस्त 1947 को। तो डोमिनियन स्टेटस ये है, उसका मतलब कि डोमिनियन कौन है इंग्लैंड का? ऑस्ट्रेलिया डोमिनियन है, आपका न्यूजीलैंड डोमिनियन है, कनाडा डोमिनियन है। देखिए कनाडा अगर डोमिनियन है इंग्लैंड का तो उनका तो बनता है, क्योंकि वो बेसिकली अंग्रेज ही हैं, उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हैं। तो इसलिए इंग्लैंड का राजा कनाडा का भी राजा माना जाता है, इंग्लैंड का राजा न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का राजा माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हो गए आपकी अफ्रीका वाले, ये जो इनके तो हालत आपको पता क्या थी पहले, ये भी उनको अपना राजा मानते हैं। उनका अपना खुद का तो कुछ है नहीं, दीन मानो तो सारे के सारे झुग्गियों में रहते थे, अंग्रेजों ने आके थोड़ा उनको सिखा दिया बोलना। तो हमारे जैसी कंट्री, हमारे बाबा तो अंग्रेज थे नहीं, तो हम किस बात का डोमिनियन स्टेटस हम लोग ले? तो पहला जो सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी का जो मेन क्लैश आ रहा है हमारा और गांधीवादियों का, हमारा वही था कि ये लोग सपोर्ट करते थे डोमिनियन स्टेटस की, कि हमने अंग्रेज के राजा के अंदर हम लोगों ने अपना आज़ाद भारत बनाना है। और इसीलिए गांधी जी का ये पूरा बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है, जो कोई उसको काट नहीं सकता, कि वो चाहते थे कि आज़ाद भारत के झंडे में यूनियन जैक लगना चाहिए। भगवान भला करे अगर ये बात सावरकर बोल देते तो उसका क्या हश्र होता मैं आपको बता सकता नहीं, पर ये खुल्लम खुल्ला उन्होंने बोला, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि गांधी जी चाहते थे कि यूनियन जैक उस पर लगना चाहिए। उन्होंने ही वो माउंटबेटन जो था आपका, वो जो हमारा पहला गवर्नर जनरल, पूरी जिंदगी आपने बात की स्वदेशी की, लेकिन जब भारत आज़ाद होने के बाद पहला गवर्नर जनरल बनाया तो अंग्रेज को बनाया। तो आपका क्या स्वदेशी का मतलब? मैं कपड़े पहनूं स्वदेशी, लेकिन राजा मेरा अंग्रेज। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। तो ये प्रोपेगेंडा था। तो पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नेताजी जो थे वो पूर्ण स्वराज के फेवर में थे, उनकी लेके उनको गांधी जी से क्लैश था उनका। पूर्ण स्वराज का मतलब जैसे इंग्लैंड, अमेरिका जो है, अमेरिका वैसे काफ़ी परसेंटेज अंग्रेज है वहाँ पे, उन्हीं के वंशज हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बिल्कुल तोड़ दिया अमेरिका से। कोई अमेरिका का कोई लिंक इंग्लैंड के साथ में नहीं है, तो वो पूर्ण स्वराज उनको अलग हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज, जो तिलक ने बात की थी कि हम डोमिनियन नहीं बनने वाले, हम अलग कंट्री है, हमारा कोई इनसे लेना नहीं है, ना हमारा कल्चर सेम है, ना हमारा इनका खून नहीं है, हम इनके लोग नहीं है। तो सुभाष बोस पूर्ण स्वराज के फेवर में थे, गांधी जी डोमिनियन स्टेटस के फेवर में थे। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि गांधी जी के बारे में वजह से बहुत उल्टी सीधी बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ जो आज की सरकार फैला रही है। ज़्यादातर चीज़ें जो मॉडर्न हैं उनके खिलाफ महात्मा गांधी थे। जहाज़ के खिलाफ वो थे कि जहाज़ में क्यों लोग बनाते हैं, जहाज़ नहीं होने चाहिए। रेलगाड़ी के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ठीक है। उसके अलावा सुभाष बोस को कांग्रेस से निकालने का एक बड़ा रीज़न ये था कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते बनते ये प्लानिंग कमेटी बनाई थी। वो बनी बाद में, वही प्लानिंग कमेटी बन गई प्लानिंग कमीशन इंडिपेंडेंस के बाद में, कि आपको पूरी कंट्री को, अगर इस देश को गरीबी से निकालना तो क्या तरीका है? आप इंडस्ट्री लगाएं, कोई रोड मैप बताओ, हैवी इंडस्ट्री लगाएंगे। इंडस्ट्री होनी चाहिए ना, गरीबी से बाहर निकलने का बेस्ट तरीका है बिजनेस, वो भी हैवी बड़ी इंडस्ट्री होनी चाहिए आपकी। उसके अलावा गरीबी तो जुमलों से तो गरीबी जाएगी नहीं लोगों की, तो ये आपकी जाएगी आपकी इंडस्ट्री से। तो सुभाष बोस ने प्लानिंग कमेटी, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ही उन्होंने प्लानिंग की कि भारत को अगर आपने आगे ले जाना तो आपको ये काम करने चाहिए। तो उन्होंने प्लानिंग कमेटी बनाई, पंडित जी को उसका उन्होंने हेड बनाया, क्योंकि पंडित जी की सुभाष बोस से अच्छी दोस्ती थी एक टाइम तक, ठीक है, और उनके विचार भी मिलते थे बाय द वे। तो वो उन्होंने बनाई, उसके बाद वो बन गई प्लानिंग कमीशन इंडिपेंडेंस के बाद में, और आजकल उसको नीति आयोग कहा जाता है।
तो ये सुभाष चंद्र बोस की लास्टिंग कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए। ओके, तो ये वहीं से इनहेरिट हाँ, हुआ ये है। नीति अगर हमारे गांधी जी तो बिल्कुल फेवर में नहीं थे, इस बात को तो निकाला सुभाष बोस को उन्होंने, जो सुभाष बोस को जो मुझे निकाला तो लगता है कांग्रेस। उनको चाहिए था कि उनके पीछे गंवार लोग चले, एक फॉलो, गांधी जी भीड़ का जो चले। विजन था वो हिंद ग्राम में, हमारी ये केजरीवाल बात करते हैं ना, ग्राम ग्राम गांव होने चाहिए, वो सारे चरखे चनाए बैठ के, बैठ गए, वो उस इंडस्ट्री में थे, वो हैवी इंडस्ट्री की फेवर में नहीं थे, उनके अपने आर्गूमेंट होंगे। लेकिन मेरा बस कहने का मतलब ये है कि गांधी जी आजकल जो एक फैशनेबल बात बन गई है बहुत जगह कि जैसे मेरे को बड़ी शर्म आई, मैं किसी एयरपोर्ट में वहाँ खड़ा था कि उन्होंने एयर इंडिया के जहाज पे महात्मा गांधी की फोटो लगा दी। महात्मा गांधी खुद बोल गए हैं कि हमको जहाज़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी एलोपैथी के खिलाफ में थे, आपने उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज खोल दिए। वो फॉरेन की मतलब हैवी इंडस्ट्री के फेवर में नहीं थे, आपने उनके नाम पे टेक्नोलॉजिकल पार्क खोल दिए। तो जो चीज़ गांधी जी बोल गए आप वो तो फॉलो करते नहीं। तो ये सेकंड प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम कि उनका एम कॉमन नहीं था, गांधी जी का कॉमन वहाँ थे, ये वहाँ थे। दूसरा, विद रिगार्ड टू इकोनॉमी, सुभाष बोस के काफ़ी मॉडर्न विचार थे, गांधी जी के विचार थे कि हमको विलेज इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहिए, वट। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि गांधी जी का और उनके जो सपोर्टर्स का बड़ा क्लियर व्यू था कि अंग्रेजों के खिलाफ में कोई वॉयलेंस नहीं होगी, उनके सामने हमने अहिंसा करनी है। और सुभाष बोस का ये मानना था कि स्टार्ट से कि हमारे को जो हमारे हाथ मीडियम आएगा, हिंसा सब हम यूज करेंगे, साम दाम दंड भेद से निकाल जो भी। हाँ, मतलब हिंसा दोनों, हर जगह तो वो भी लड़ाई नहीं की है, वो भी कोई ऐसा नहीं कि वो बंदूक लेके दिमाग भी बहुत लगाया था वो आईसीएस क्लियर थे साहब, वो तो उनका दिमाग में किसका दिमाग होगा। तो पॉइंट ये है कि उन्होंने तो उनके गांधी जी के इनके जो डिफरेंस थे सिर्फ अहिंसा को लेके नहीं थे, वो देश की इकोनॉमी को लेके भी थे। उसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे आते हैं कि जैसे उन्होंने बहुत सी बातें, जैसे विमेन को कैसे लेके आना है उसमें अलग था, क्योंकि जैसे आजकल तो वो हमारी फौज में लेडीज़ आनी शुरू हो गई हैं। सुभाष बोस ने उस ज़माने में रानी झांसी ब्रिगेड बनाई थी करके, ठीक है ना। अब गांधी कभी इसको प्रूव नहीं करते, बाय द वे। उनका जो सोचने का तरीका था कि विमेन को कैसे लेके आना, उनकी ताकत को, वो ये नहीं था। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग, बट मोटा मोटा 3 ये रीज़न है कि इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी गांधी जी की थी कि हमें गाँव में चलना है, चरखे चलाने। सुभाष बोस इंडस्ट्री के फेवर में थे, उनका एम था कि हमें डोमिनियन बनना है अंग्रेजों का, इनका एम था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और तीसरा है कि अंग्रेजों के खिलाफ में गांधी जी किसी तरह की वॉयलेंस के फेवर में नहीं थे, और सुभाष बोस कहते थे कि वॉयलेंस जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी, यानी तो कल में उन्होंने करी बात। समवेयर सर, वो तो है ही, पूरी हिस्ट्री में एक चीज़ ये चलती है कि कांग्रेस का जो अल्टीमेट एजेंडा था, शायद पूरी कांग्रेस का, चाहे वो नेहरू हो, गांधी रहे हो, कोई रहे हो, उनका जो एजेंडा था वो खाली गवर्नमेंट में रोल का था। ये जो आप कह रहे हो डोमिनेंस हासिल करने का नहीं, देखिए, पूरी पहले तो कांग्रेस एक वो नहीं है, मतलब कांग्रेस एक पार्टी, आज हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की, तो ये पार्टी तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, ये तो अलग है ना। वो तो कांग्रेस तो टूट गई बहुत बीच में। तो जो कांग्रेस हिस्टोरिकली हम सोचते हैं एक पूरा मूवमेंट था पूरा। उस मूवमेंट में बहुत लोग थे, इवन आरएसएस के लोग भी तो कांग्रेस से निकल के, डॉक्टर हेडगेवार तो कांग्रेस में थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी पहले कांग्रेस में थे, सुभाष बोस भी कांग्रेस में, लेकिन ये अलग तभी हुए सर। हाँ, तो धीरे धीरे वो कांग्रेस का स्वरूप बदलता चला गया। और समय की बात थी, जैसे जो शुरुआत में जो हमें पहले अवेयरनेस नहीं थी, लोगों में अवेयरनेस आई, फिर बड़े बड़े घरों के लोग, तिलक हो गए, विपिन पाल हो गए, सब लोगों ने अवेयरनेस स्टार्ट करी थोड़ी, और फिर वो असेंबली में घुसे, अंग्रेजी भाषा में उन्होंने नॉलेज गेन किया, अंग्रेजों को काटना शुरू किया। तो ज़्यादातर वकीलों ने ये पूरी लड़ाई लड़ी है उस टाइम पे। करते जिस टाइम तक सुभाष चंद्र बोस एक्टिव हो जाते हैं और क्लियरिटी हो जाती है, तो वहाँ पर आते आते फिर ये क्लैश शुरू होता है कि आपको डोमिनियन स्टेटस की बात जो पहले लोग करा करते थे, अब वो हमें लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये हमारा खून चूस रहे हैं, जिनको निकालना जरूरी है यहाँ से। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो एक इशू होता है कि कांग्रेस के बारे में हम बातचीत करते हैं तो हमारे दिमाग में ये पूरे सिर्फ इस मुद्दे की बात नहीं है, हम कोई शब्द या कोई चीज़ का नाम लेते हैं और हम उसको एसोसिएट करते हैं कि उस टाइम में, जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं। जैसे एक वर्ड आता है डिक्टेटर, तो किसी ने बोला कि सुभाष चंद्र बोस डिक्टेटरशिप के फेवर में थे, तो मैंने किसी को बताया था कि ऐसा ना कि ये डिक्टेटर नाम का जो शब्द है, जब आपके दिमाग में आता है आज के दिन में, तो आपके दिमाग में आता है स्टालिन, आपके दिमाग में आता है माओ जिन्होंने लाखों लोग मरवा दिए, आपके दिमाग में आता है किम इल सुंग जो अपना डिक्टेटर जो बैठा हुआ आपका नॉर्थ कोरिया में। लेकिन उस जमाने में जब आप बात कर रहे हो 1930s 40s में, सॉरी या उससे पहले की बात है, वहाँ उस शब्द का मीनिंग कुछ और था। गांधी जी ने खुद कई बार बोला कि मैं कांग्रेस का डिक्टेटर हूँ, तो ये बात भी है। तो उसमें वो था गांधी जी के बोलने का मतलब था कि स्ट्रांग लीडरशिप। गांधी जी का मतलब ये नहीं था कि जैसे नॉर्थ कोरिया में बंदा बैठा वैसा बन जाऊंगा मैं। तो समय के साथ में कई चीज़ों के मीनिंग बदल जाते हैं। कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि वो कम्युनिस्ट थे, मैं कम्युनिस्ट कैसे कहते हैं, वो सोशलिज्म की बात करते हैं। मैंने सोशलिस्ट तो आप भी हैं, अभी भी हमारा तो कंट्री सोशलिस्ट है अभी तक। ये वैसे ही नहीं हो गया सर कि मतलब कुछ राजा थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उन्होंने कहा कि हम आपके अंडर में राज कर लेंगे जी, हमें राज करना है बस कुल मिला के।
हम तो आपके अंडर में राज हाँ, करने तो के वो लिए डोमिनियन ग्वालियर स्टेटस के और राजा क्या? हो तो गए। डोमिनियन स्टेटस वही तो हुआ वही था। डोमिनियन स्टेटस है, तो वही गांधी चाहते थे, वही कांग्रेस और चाहती वही थी। मिला हमको ना। जैसे ये बहुत बड़ा झूठ बोला कि 15 अगस्त सन 47 को, आपको ये जो पूर्ण स्वराज बता रहे हैं, 15 अगस्त सन 47 को ट्रांसफर, पहले तो इंडिपेंडेंस नहीं है, हम इस मुद्दे बाद में आएंगे, वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। सही बात और है। उसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि कईयों को पता भी नहीं, खासकर जो बच्चों को नहीं पता कि अंग्रेज जैसे नहीं गए थे यहाँ से। जैसे आपको अगर पूछे कि, जैसे एक छोटा सवाल मैं पूछता हूँ खासकर जो मुझे स्टूडेंट मिलते हैं, कि आज के दिन में हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री हैं, हेड ऑफ द स्टेट होता है राष्ट्रपति। तो सन 48 में हेड ऑफ स्टेट कौन था हमारा? हाँ, वो एक अपॉइंट करके छोड़ के गए थे। आपका हेड ऑफ स्टेट कौन था? हेड ऑफ स्टेट आपका आज के दिन में राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति तो बना सन 50 के लॉर्ड बाद से। माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पहले गवर्नर जनरल थे। हाँ, वही तो बना सेकंड के छोड़ गवर्नर दिया। जनरल बने हैं आपके सी राजगोपालाचारी, लेकिन गवर्नर जनरल हेड ऑफ स्टेट नहीं होता है। लेकिन गवर्नर जनरल जो होता है रिप्रेजेंट करता है किंग ऑफ इंग्लैंड को। तो अब आपका और मेरा भारत का पहला हेड ऑफ स्टेट छोड़ तो गए, 1950 तक वो किंग जॉर्ज थे। रूल वहां से आपको चल नहीं रहा बताया था। आपको कि राजा इंग्लैंड के राजा आप हमारे भी राजा थे हाँ। 1950 तक, ठीक है। बात है। और उसके बाद भी बहुत क्लेश आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिर कैसी आज़ादी? उसके बाद में नहीं, ये इन्होंने बहुत ये आपको समझ में आएगा जब डीप इश्यू में जाएंगे कि अब ये आपके सामने गूगल पड़ा, आप गूगल में सर्च कीजिए, ये देखिए कि भारत की जो एयरफोर्स है उसका पहला इंडियन एयरफोर्स हेड कब बना है। 1955 में बने हैं आपने सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है। सुब्रतो मुखर्जी से पहले भारतीय एयरफोर्स का हेड कौन थे? अंग्रेज। मैं एंग्लो इंडियन की बात नहीं कर रहा, एंग्लो इंडियन हमारे अपने हैं, मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजों की। 1955 तक आपकी एयरफोर्स अंग्रेजों के पास में थी, ठीक है। आर्मी आपकी 49 तक थी, आपके साथ में थी। उसके बाद में जो बना भी था वो भी अंग्रेजी था, वो उसकी चमड़ी काली थी, अंदर से वो भी अंग्रेज था पूरा। भाई तो करेप्पा भी अंग्रेज था पूरा। उसके वीडियो देख लेना, वो आपको अंग्रेजी दिखाई देगा आपको। ये भी कॉन्सेप्ट है, ये समझदार लोगों ने, ब्राउन साहिब का कॉन्सेप्ट आता है कि ये बेचारे की किस्मत ख़राब है कि उनको भूरे शरीर में भगवान ने पैदा कर दिया, अंदर से ये लोग सफ़ेद है, गोरे हैं लोग, बाहर से चमड़ी उनकी काली दिखाई देती है। ब्राउन साहिब, तो वो भी ब्राउन साहिब भी वो अंग्रेजी थे पूरे पैदा हुए। लेकिन नेशनलिटी वाइज आपका पहला आर्मी चीफ जो बना है मेरे ख्याल से 48-49 में करेप्पा बना है, तो उससे पहले अंग्रेजी था, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद में जो बताते हैं इंडिपेंडेंस, 55 तक आपका एयरफोर्स चीफ हमारा अंग्रेज थे। नेवी में 1958 तक अंग्रेज बैठे हैं, ठीक है। ट्रांजिशन है, स्लो ट्रांजिशन। नहीं, ट्रांजिशन कहाँ हुआ है? कौन सी दुनिया में ऐसा ट्रांजिशन हुआ है? और इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारी, मैं आपसे बात पे आऊँगा, 1968 तक लंदन को रिपोर्ट करती थी। कौन सी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो? तो प्रॉब्लम है ना उसमें, प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। ये बात हमें नहीं बताएगी पहले। ट्रांजिशन कौन सी कंट्री में? अमेरिका में हुआ था। जब अमेरिका ने अंग्रेजों को निकाला था बॉस्टन की गलियों में जूते मार के उनको, तो उन्होंने अंग्रेज बैठाए थे। वियतनाम की लड़ाई में जब उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को वहाँ से निकाला है साइगॉन से, तो वहाँ अमेरिकन को बैठाया गया था। यहाँ पे छोटी सी कंट्री है, ठीक है, उन्होंने बैठाया। अफगानिस्तान में बैठाया उन्होंने। जब अफगानिस्तान ने अमेरिकी फोर्सेस को निकाला अफगानिस्तान से 2-3 साल पहले तालिबान ने, तो क्या उन्होंने अमेरिकी अफसरों को बैठाया कि ट्रांजिशन हो रहा है? क्या उन्होंने पेंशनें दी उनको बाद में? हम तो पेंशन देते थे उनको। जो अंग्रेज यहाँ पे आपको जो ये बदनाम करते हैं अंग्रेजों को यहाँ पे कि अंग्रेजों ने ये किया, उन्होंने मारा पीटा, उन्होंने खून चूसा, बहुत डबल। 47 के बाद में उन अंग्रेजों को पेंशन कौन देता था ये बताओ ना पहले। जो अंग्रेज पुलिस में, मिलिट्री में, इंटेलिजेंस में या गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो आपका ही बोलना है कि वो आपको दबा रहे थे, आपको लूट के ले गए। हमारे विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दी कि कितना ट्रिलियन डॉलर्स का पैसा लूट के चले गए। तो उनको ये सवाल पूछ रहे जाके, भाई कि 47 के बाद जो अंग्रेज आपको लूट के गए थे, जो यहाँ पे ICS के साहब थे या यहाँ पुलिस वाले थे, उनकी पेंशन कौन देता था ये बताओ? हम देते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनको सर्विस बोला जाता है उनको। फिर तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, तो इंडिपेंडेंस नहीं है। एक कंपैरिजन में बोलते हैं सर कि लेट सपोज अगर उस समय सोने की चिड़िया के हिसाब से भारत की एक GDP जो थी उसका 3% छोड़ के गए थे अंग्रेज, फिर भी आप उनके नाम पे डलहौजी और ये और वो दुनिया भर रखे पड़े हो, लॉर्ड माउंटबेटन झुके पड़े हैं। नहीं, माउंटबेटन की तो उसके बारे में तो बोलना मत, उसकी तो फोटो लगी है पार्लियामेंट उसके अंदर, हमारे राष्ट्रपति भवन के अंदर, वो तो बहुत मानते हैं उसको, उनके फेवर में स्टेटमेंट आता है। अभी निकाल के फेंक ना, किसने बोला आपको? नो, ये ये आपको ऐसे जुमले दे रहे हैं यहाँ पर। एक बहुत बड़ी बात जो मैंने लंदन में अंग्रेजों को बोली 3-4, मैंने कहा ये इतने उस्ताद किस्म के लोग हैं कि दिल्ली में तो ये हिंदी में आपको गाली देते हैं कि अंग्रेज लूट के चले गए, हो गया। यही लोग जब हमारे हिंदुस्तान के जो ये बूढ़े साहब हैं, बड़े बड़े साहब लोग, मंत्री वगैरह, ये जब लंदन में जाएंगे तो बोलते हम तो आपके साथ ही, हम तो कॉमनवेल्थ में आप ही का हिस्सा बने हैं, हम लोग तो आपके साथ में, मेरे बच्चे को डाल दो यहाँ ट्यूशन, यहाँ ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ ही रहे हैं वहाँ पे सर। वो एक अलग कहानी है। बट मेरे कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा जो मेरी आपको पूरे डिस्कशन में आपको लगेगा
कि एक दोगलापन यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे है, हिपोक्रेसी, और इसका जानना हमें भी जरूरी है और अंग्रेज़ों को जानना जरूरी है कि ये लोग इतने उस्ताद किस्म के लोग हैं कि दिल्ली में तो हमें गाली देते हैं हिंदी में कि हमको लूट के चले गए, और वहाँ जाके बोलते हैं कि साहब हम तो आप लोग के साथ ही में, हम तो आप ही का हिस्सा है, हम तो कॉमनवेल्थ में, आपने कितनी अच्छी फौज बनाई है यहाँ पे, आप ही ने बना के दिया हमको, आप ही गवर्नमेंट को हम लोग चला रहे हैं आगे। तो ये जो दोगलापन है ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, एक चीज़ मुझे और पूछनी है कि एक तो ग्लोरीफाइड हम इतना करते हैं आज की डेट में भी, हाँ आज की डेट में भी अपन ना इतना ग्लोरीफाई करते हैं, जितने भी ब्रिजेस हैं अंग्रेजों ने बनवाए, ट्रेन इंडिया में अंग्रेज लेकर आए, आप देखो ना, मतलब इवन कांग्रेस ने किया और बीजेपी ने किया, नो मैटर, ग्लोरीफाई बहुत किया है कि सब ब्रिटिशर्स ही करके गए इंडिया में जो करके गए। अब वो गलत तो खैर नहीं है, लेकिन उसको भी लोग नाम चेंज, जैसे आपने डलहौजी का नाम लिया, डलहौजी में सुभाष चंद्र बोस रहे थे कुछ टाइम तक, उनकी तबीयत ख़राब थी तो वहाँ रहे, वहाँ एक डॉक्टर थे डॉक्टर धर्मवीर, तो उनके पास में रहे थे वो, तो बाद में उनकी मूर्ति भी लगी वहाँ पे बहुत सुंदर डलहौजी में, तो लोगों ने कहा था इसका नाम सुभाष बोस के नाम पे कर दो, तो वहाँ के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इसका नाम डलहौजी सुनने में अच्छा लगता है और टूरिस्ट आते हैं इसके नाम पे, तो ये आप नाम रख दोगे सुभाष तो ना वो कुछ जचेगा नहीं और टूरिज्म प्रॉब्लम होगा। अब ये पॉइंट आपने तब क्यों नहीं दिया कि ये दिल्ली में एक जगह थी कि दिल्ली जो शहर था जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे, तो पुरानी दिल्ली का जो चार दीवारी है उसके बाहर सारा उजाड़ था, कुछ नहीं था वहाँ पे, बस रोड थी एक करके और छोटी छोटी कब्रें और मस्जिदें बनी थी वहाँ पे करके, तो खाली ग्राउंड में उन्होंने ये सारी बिल्डिंगें बनाई हैं। कुछ छोटे छोटे गांव थे, जैसे जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना वहाँ पे एक छोटा सा गांव था, बाकी हर जगह उजाड़ जगह थी, वहाँ पे कब्रें थी, थोड़ी छोटी छोटी मस्जिदें थी। उन्होंने पूरा स्क्रैच में तोड़ करके, मतलब ज़मीन को साफ़ करके उन्होंने कनॉट प्लेस बनाया। उस कनॉट प्लेस का नाम आपने चेंज करके राजीव चौक रख दिया। तब कहाँ थे आप लोग? इतना सुंदर नाम है कनॉट प्लेस उसका, क्यों आप उसका नाम ऐसा रख रहे हो जो किसी अंग्रेज को समझ में नहीं आएगा? तो ये दोगलेपन से मुझे प्रॉब्लम है। या तो आप एक कॉमन स्टैंड दीजिए कि हम नाम चेंज करेंगे, फिर आप सबका कीजिए, लेकिन आपने वो दोगलापन किया हुआ है कि डलहौजी का नाम चेंज करने की टाइम में आप कह रहे हो कि वो सुनने में अच्छा लगता है और फॉरेन टूरिस्ट को अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन कनॉट प्लेस का नाम आपने बिगाड़ दिया आप लोगों ने। हम तो बोलते नहीं, मैं तो कनॉट प्लेस कहता हूँ, मैं तो सब बच्चों को बोलता हूँ, मुझे पूछता भी है ना कि सर ये कनॉट प्लेस वो कहाँ है, राजीव चौक बनेगा, मुझे नहीं पता राजीव चौक का क्या किस चीज़ का नाम है, आई डू नॉट नो, उसका नाम कनॉट प्लेस है। जब तक जिंदा रहूंगा मैं आपसे कनॉट प्लेस बोलूंगा उसको। सर गनीमत है, आप जो मर्जी बोल दीजिए, नहीं किया, गनीमत है, गनीमत है, वो तो गनीमत तो बहुत चीज़ों की है। हम तो दिल्ली एयरपोर्ट कहते हैं सर, हमें नहीं पता कौन दिल्ली एयरपोर्ट है, पालम एयरपोर्ट कहते हैं उसको, जैसे इंग्लैंड में हीथ्रो एयरपोर्ट है, यहाँ पालम एयरपोर्ट है, या दिल्ली एयरपोर्ट होना भी चाहिए, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। व्हाई इट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नहीं, इंदिरा गांधी के नाम पे होना चाहिए, इंदिरा जी प्रधानमंत्री देश की थी, हम उसमें कोई डिस्प्यूट वो नहीं कर रहे कि नाम नहीं होना चाहिए, उनकी मेमोरी उनके नाम पे होना चाहिए, जैसे इंटरनेशनली है, ज़्यादा हो गया इंटरनेशनली जो है। हाँ। आपने कहा ना हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सो दैट इज, हीथ्रो गांव का नाम है, जैसे पालम गांव का नाम है, उन्होंने नाम चेंज नहीं किया। तो अगर आप अंग्रेजों को हर चीज़ में कॉपी करते हो, वहाँ तो उन्होंने हीथ्रो का नाम रखा क्योंकि हीथ्रो गांव का नाम है, गांव पे एयरपोर्ट बना था। ऐसे दिल्ली में गांव था पालम, पालम में अंग्रेजों ने एयरपोर्ट बनाया, आपने उसको बड़ा करके आजकल आपने नया एयरपोर्ट बना दिया। समवेयर वी आर ऑब्सेस्ड आल्सो, मेरे को लगता है यहाँ पे नेल्सन मंडेला रोड, और नहीं वो ऑब्सेशन बड़ा क्लियर है, वो उसके लिए आपको बाद में मैं समझाऊंगा, जब आपको मैं पूरी बताऊंगा कहानी गुमनामी होगा कि ऑब्सेशन बिल्कुल 100% ऑब्सेशन है हमारे को। और वो ऑब्सेशन ये है कि भारत का जो संभ्रांत वर्ग है, खासकर जो आपका रूलिंग क्लास, जो रूलिंग एलीट है, वो सारे के सारे अंग्रेज हैं, मिंटो रोड, वो मेंटली अंग्रेज हैं। वो उनका सबका बेसिकली एजेंडा ये कि मुझे अपने बच्चे सेट करने अमेरिका यूरोप के अंदर, और वो कर भी चुके हैं बाय द वे, ये उनका एजेंडा। और ये इस कहानी से मुझे नुकसान पहुंचा, इसलिए मैं खुल के आपको बता रहा हूँ। तो सर अब अपन आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की जर्नी में, डेथ मिस्ट्री जो मेरा टॉपिक है, डेथ मिस्ट्री पे। डेथ मिस्ट्री से पहले सर एक और चीज़ रह रही है कि मतलब वो ना इस गांधी जी को प्रॉब्लम तो वायलेंस से थी, और भी से वायलेंस से और भी प्रॉब्लम थी, उनको वायलेंस नहीं चाहिए, वायलेंस से चाहिए, भगत सिंह से प्रॉब्लम थी, इंडस्ट्री नहीं चाहिए, और बहुत चीज़। चलिए वो तो अलग टॉपिक हो गया सर। इनको भगत सिंह से प्रॉब्लम थी क्योंकि तुम वायलेंस कर रहे हो, फांसी नहीं रोकी, मरो। देखिए भगत सिंह में भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस, जब आपने जो उसमें लाइनें बात कही, एक बात समझ लीजिए कि भगत सिंह जी वॉज अ मेंबर ऑफ अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो ओवरग्राउंड नहीं थी, अंडरग्राउंड काम करती थी, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। एंड ही केम फ्रॉम अ नॉट वेरी रिच फैमिली ऑल्सो। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वीर गति प्राप्त होने के बाद भगत सिंह जी का और चंद्रशेखर आज़ाद का सबका नाम इतना बड़ा हो गया कि आज उनको हम सबको बराबर में नाम लेते हैं पाकिस्तान में। लेकिन रियलिटी ये है कि महात्मा गांधी इस देश के नंबर 1 लीडर थे, कांग्रेस के सुप्रीमो थे, मतलब इलेक्टेड थे नहीं लेकिन नंबर 1 थे सर, बिना मतलब वो नहीं, वो थे। अब वो बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े वकील थे, इंग्लैंड से पढ़ करके आए थे। पंडित जी भी बहुत अमीर घर के लोग थे, बाहर से आए थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके। सुभाष चंद्र बोस ICS छोड़ करके आए थे, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे बाद में जाकर के।
ये जो इन व्यक्तियों की आप बात कर रहे हो ये बहुत बड़े और टॉप लेवल के लोग थे। बाकी जो हमारे दूसरे हमारे जो जिनको वीरगति प्राप्त हो गए, वो अपनी वीरगति प्राप्त होने के बाद उनका दर्जा बराबर में कर दिया गया। नहीं तो गांधी जी वो पूरे के पूरे कांग्रेस सिस्टम को चला रहे थे। सुभाष बोस जो बंगाल में रेवोल्यूशनरीज थे उनके ग्रुप के हेड थे अनऑफिशियली। तो सुभाष चंद्र बोस आई थिंक फर्स्ट आईसीएस थे ना? भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में वो पहले आदमी थे जिन्होंने आईसीएस को ज्वाइन करके छोड़ दिया फ्रीडम स्ट्रगल। हाँ हाँ हाँ। उससे पहले किसने करने, वो नाम लोग अरविंदो का लेते हैं लेकिन वो कहानी नहीं है, ठीक नहीं है वो। लेकिन पहला आदमी जिसने आईसीएस को क्लियर किया था, यस। करके, वो भी उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट नहीं, पहला अटेम्प्ट था। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, कुछ इशू था तो उनका, लेकिन 4th नंबर आया था उस जमाने में उनका पूरे उसमें टोटल उसके अंदर। वाइज मैन ऑब्वियसली वो तो वेरी 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 बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट आदमी थे वो तो उन्होंने छोड़ दिया इंडिपेंडेंस के लिए। उसी को लेके बवाल मच गया था कि पहली बार हुआ था कि आईसीएस किसी ने ज्वाइन करके छोड़ दिया। आईसीएस का मतलब इंडिया का फाइनेंस ब्रेन उस जमाने, अभी भी है आईएएस फाइनेंस ब्रेन माना जाता है, वो और भी मुश्किल था उस जमाने में। उसके बाद इसीलिए आते ही उनकी मीटिंग गांधी से हुई है ना, कि जब वो लंदन से आईसीएस छोड़ कर के आए हैं तो बॉम्बे में आए। बॉम्बे में आते ही, क्योंकि उस ज़माने में जहाज़ नहीं था, समुद्र से आते थे, तो जब मुंबई में आए तो वहाँ पे वो गांधी जी के पास में गए, तो गांधी से मीटिंग हुई है। तब उनको वहाँ समझ में आ गया, उन्होंने बाद में लिखा भी है कि मैं गांधी सेटिस्फाई नहीं था उनके ब्लूप्रिंट से। तब गांधी जी ने बोला कि तुम जाके कलकत्ता में ये जर्नी पूरी समझनी है हमने कि मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ, वो पढ़ के आए आई थिंक जर्नी शुरू अगर आपने करनी है, जो मोटा मोटा आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, मतलब क्योंकि एक मेरा दोस्त है चंद्रचूड़ घोष जो नेताजी का बायोग्राफर है, वो शायद कभी समझाएगा अगर आपको पूरा सुभाष बोस की लाइफ समझनी है। लेकिन जो बेसिक जो मुझे हल्का सा पता है वो ये है कि सुभाष बोस और ये जितने हमारे बड़े बड़े नेता उस ज़माने में थे, वो सारे के सारे बहुत अच्छे अमीर घरों के लोग थे। क्योंकि उस ज़माने में इतना फ्रीडम स्ट्रगल में इतना यही लोग एक्टिव हुए थे पहले के टाइम पे। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी, उन्होंने जाके देखा कि विदेशों में क्या हो रहा है। तो सुभाष बोस के पिताजी बहुत बड़े वकील थे और उनका सुभाष बोस का जन्म कटक में हुआ था। और वो उस लेवल के थे उस ज़माने में कि उनको जब 10-12 साल की एज में वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए। कलकत्ता में जाके जब वो बंगला बोलते थे अपनी उनकी मातृभाषा में, तो उनकी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी पहले सीखी थी, तो उनकी बंगला भी उनकी ढंग से नहीं बोली जाती, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। क्योंकि ये आदमी पूरा अंग्रेज, मतलब जो अमीर घर के लोग थे, आज भी आपको अंग्रेज दिखाई देते हैं, तो एलीट हो गए, तो बहुत अंग्रेज टाइप थे। तो वो उनको वहाँ उन्होंने पिकअप करना स्टार्ट किया, उनमें अवेयरनेस हुई। और ये आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति जो एक अमीर घर में पैदा हुआ है, जिसको पहले अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाई गई, उसको अपनी मातृभाषा में भी बोलने में प्रॉब्लम बीच में हो रही थी हल्की हल्की, जब वो कलकत्ता में आते हैं तो करते करते आप 15-16 साल की उम्र में आते आते उनमें धार्मिक बहुत ज़्यादा जागृति हो जाती है। तो उन्होंने सारे के सारे हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी गीता, महाभारत, जो भी सारे उपनिषद वगैरह, वो सारे पढ़ने शुरू कर दिए। और करते 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 वो उस स्टेज में आ गए कि मुझे अब संन्यास ले लेना है, मैं घर से भाग जाऊँगा। और करते करते, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई मतलब मेरी थ्योरी नहीं है, मतलब ये सबको पता है। अगर आप मेरे दुश्मन को पूछो वो भी ये बोलेगा, ये फैक्चुअल बात है। सिंस आप किताबें लिख रहे हो तो ज़्यादा, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट सम चीज़ें जो मैं बोलता हूँ कि वो अलग कहानी, बट इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो फैक्चुअल पोजीशन है कि नेताजी अपने जब 17-18 साल की एज में घर से भाग गए थे साधु बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए। वो था एक उनका दोस्त था, ये भाग गए। फिर ये मथुरा में, यहाँ पे हिमालय में सब घूमते रहे करते करते करते। और बीच में उनमें एक और ये समाज सेवा की भावना आई थी कि जब वो स्कूल में थे, तो जब उस ज़माने में खबरें आती थी कि कोई बीमारी फैल गई, क्लोरा फैल गया, टीबी फैल गया। देखिए आजकल तो टीबी का इलाज है, उस ज़माने में इलाज बड़ा मुश्किल था। तो जब भी खबर आती थी कि गाँवों के अंदर ये फैल गया, तो ये लोग जा कर के घर वालों को बिना बताए हुए वहाँ लोगों की सेवा करने जाते। तो उस आदमी में बचपन से ये एक स्पेशल फीलिंग थी कि धर्म, भगवान में विश्वास था और गरीबों की सेवा करने का। उन्होंने ये बहुत छोटी, गांधी जी तो एक्टिव हुए 45 साल की एज में आके पॉलिटिक्स उसमें आए। पहले तो वो गांधी जी अपने पढ़ने गए थे इंग्लैंड में, वो तो पॉलिटिक्स में ही थे शुरू से। हाँ, वो तो वकील थे। लेकिन सुभाष बोस बहुत छोटी उम्र में, मतलब एज ए टीनेजर वो समाज सेवा में चले गए। कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, राजनीति नहीं थी, लेकिन लोगों की सेवा करना, अपनी जान पे खेल करके, कि किसी गांव में टीबी फैला हुआ है, वहाँ जाकर के आप उनके घर में आप इनफैक्ट कोई डिसइंफेक्टेंट फेंक रहे हो, कुछ कर रहे हैं जहाँ पे लोग, ऑब्वियसली टीबी तो फैल जाएगा, कम में फैल जाएगा। तो वो आ जाके वहाँ लोगों में जो दवाई डालनी, जो कुछ करना, ये काम करना। और करते 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 वो घर से भाग गए, फिर वहाँ से वापस आ गए। और आकर के फिर उन्होंने बाद में मेरे ख्याल से घर की आईसीएस के लिए उनको भेजा गया, शायद उनके फादर ने कहा था। वहाँ गए, उनका आईसीएस उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन उनको फिर लगा नहीं मुझे छोड़ना है। छोड़ के आए और आकर के यहाँ राजनीति में कूद गए। और करते करते उन्होंने कलकत्ता के मेयर बने हैं, वो मेरे ख्याल से 20 के स्टार्टिंग में।
अंग्रेज को नज़र आ गया था कि ये आदमी पोटेंशियल बहुत खतरनाक है, यंग आदमी है डेंजरस है थोड़ा, और डेंजरस है, ICS क्लियर कर चुका है, अंग्रेजी हमारे दिमाग का तेज है। और ये तो उनके वो निगाह रडार में आ गया था कि ये आदमी, और ऊपर से इनके संबंध जो रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे बंगाल के, जिनमें से कईयों के नाम हम लोग जानते भी नहीं है, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों के नाम, जैसे बादल बिनोय दिनेश हैं। बादल बिनोय दिनेश मेरी निगाह में भगत सिंह से कम नहीं है। सिर्फ ये कि भगत सिंह, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं नॉर्थ में, तो हमें उनकी ज़्यादा नाम सुनने को मिलता है। चंद्रशेखर आज़ाद और बादल दिनेश गुप्ता में को बहुत फ़र्क नहीं है, उन्होंने भी वैसी जगह लोगों को मारा गोली रख करके, लेकिन है कि उनकी पब्लिसिटी यहाँ पे नहीं हुई है थोड़ी ज़्यादा। तो सुभाष बोस ऐसे बहुत से जो फ्रीडम फाइटर जो वहाँ पे थे, उनके सबको मालूम था, वो प्रूव नहीं कर सके, लेकिन ये रियलिटी है कि उनको वो सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस में रहते रहते। हाँ, वो सपोर्ट कर, बिकॉज कोई भी आदमी आइसोलेशन में लड़ाई नहीं लड़ता ना। अगर चंद्रशेखर आज़ाद लड़ाई देश की लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई सपोर्ट न कर रहा था, तो लोग सपोर्ट करते थे, सिस्टम के लोग करते थे, जो लोग जिनके पास पैसा है, लोग सपोर्ट पैसे से करेंगे। भाई मैं नहीं लड़ सकता, भगवान ने मुझे लड़ने की क्षमता नहीं दी, लेकिन मैं किसी को पैसा दे सकता हूँ, तो लोगों ने पैसा दिया, लालों ने पैसा दिया है। पूरा देश लड़ाई करता है ना, एक आदमी इन्फेंट्री में होगा, एक आदमी सर्विस में होगा, बैकएंड में, तो बैकएंड में होता है, वो दोनों को मिलकर लड़ाई होती है, अकेला इन्फेंट्री वाला लड़ाई कवर के नहीं होता वहाँ। हाँ, तो एक साइंटिस्ट भी होगा और एक कंप्यूटर से लड़ाई लड़ेगा, तो लोगों ने सपोर्ट किया। तो वो करते करते फिर वो कांग्रेस में फिर वो चढ़ना शुरू हुए। उनका था कि गांधी से कभी बनी नहीं। दो लोग थे आप इनको कह सकते हैं कि जिनका सुभाष बोस, एक तो उनके चित्तरंजन दास, वो सुभाष बोस के गुरु के आप कह सकते हैं कैटेगरी में। चित्तरंजन दास बहुत बड़ा नाम था, छोटी उम्र में अगर मतलब वो गांधी जी के बहुत इक्वल थे हर मायनों में, और अगर नहीं मरते तो शायद गांधी जी को बहुत टक्कर पड़ती। तिलक के और चित्तरंजन दास के मरने से गांधी जी मतलब उनको कोई चैलेंजर नहीं बचा उस पूरे कांग्रेस पार्टी में। नहीं तो तिलक और इस खासकर CR दास का वो रुतबा और उनका स्टैंडिंग थी बहुत बड़ी उस ज़माने में, उस टाइम पे। वो डेथ हो गई। उसके बाद में सुभाष बोस से इतना ये लोग अंग्रेज घबराए थे। वी आर टॉकिंग अबाउट बाल गंगाधर तिलक ना? बाल गंगाधर तिलक, हाँ जी। तो लोकमान्य तिलक और CR दास का देशबंधु जिनको बोलते हैं, यहाँ दिल्ली में देशबंधु नगर है हमारे यहाँ पे, और CR पार्क भी वही नाम कॉलेज भी है। हाँ, देशबंधु भी उनका नाम है, और CR चित्तरंजन जो है, हाँ चित्तरंजन दास वही है। तो वो नेताजी के गुरु थे, लेकिन उनकी डेथ थोड़ी जल्दी होगी, तिलक की भी हो गई थी ये। उसके बाद में सुभाष बोस की हरकतें इतनी ख़राब थी कि मतलब अंग्रेजों के हिसाब से कि 2 जेलें बहुत खतरनाक मानी जाती थी उस ज़माने में। तो काला पानी, ये आपने प्रिसीजन सही बता दिया। हाँ, अंग्रेजों के हिसाब से हाँ, कि 2 जेलें बड़ी खतरनाक मानी जाती थी। एक तो थी काला पानी, वो वहाँ जिनको भेजते थे बहुत ख़राब लोगों को अपने हिसाब से, और एक थी मैंडले की जेल। तो मैंडले की जेल में वही हालत है कि आपको वहाँ पे ना ओपन में रखते थे, वहाँ पे लकड़ी के मतलब पिंजरे टाइप हैं, धूप पड़ रही है, ये वो है, मच्छर काट रहे हैं करके। तो किसी कांग्रेस के बड़े नेता को काला पानी तो नहीं भेजा गया, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज गए सारे के सारे। उसके अलावा ये मैंडले की जेल के अंदर में मेरे ख्याल से तिलक गए थे और सुभाष चंद्र बोस गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने मैंडले की जेल भेजा। अच्छा। तो मैंडले में गए, वहाँ रहे, तो करके फिर मैंडले में ही उनको मेरे ख्याल से ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, और वहाँ उनकी मरने की नौबत आ गई। तो उनको लगा ये बंदा मर गया तो हम लोग के, तो छोड़ दिया उनको, फिर यूरोप में एक्साइल में भेज दिया। इनफैक्ट अगर आप उस ज़माने की फ़ोटोग्राफ देखेंगे 30 के आसपास की, आप सुभाष चंद्र बोस की शक्ल नहीं पहचान सकते, इतने ज़्यादा बिल्कुल कंकाल बन गए थे, इतनी बुरी हालत। इनफैक्ट उनकी सेहत बहुत ख़राब थी। उनकी कई फ़ोटोग्राफ लोग गूगल में यूज़ करते हैं, वो फ़ोटोग्राफ उस टाइम की है जब वो बीमार थे काफ़ी। वो 1935 तक आके उनकी हेल्थ रिकवर हो गई थी पूरी आगे। तो वो फिर उन्होंने यूरोप भेज दिया, एक्साइल कर दिया कि, और वहाँ इंस्ट्रक्शन दिया कि इस आदमी को इंग्लैंड नहीं आने देना। तो वो यूरोप में जाके अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर के वो वहाँ पे इंडियन से मिलते थे और वहाँ के लोगों से मिलते थे। और जैसे वो जर्मनी में पहली बार 30s में चले गए थे, बाद में नहीं, पहले भी गए थे वो, पहले ही जर्मन में वो जाकर के वो नाजी टॉप ब्रास से वो 30s में ही मिल करके आ गए थे, वहाँ गए। और उसी में करते करते उनका, ये लोग शायद मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड में थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनका वहाँ मुलाकात होती है विट्ठल भाई पटेल से। विट्ठल भाई पटेल एक बहुत बड़ा नाम है, जो सरदार पटेल के बड़े भाई थे, और भारत की जो आजकल पार्लियामेंट कहते हैं, उस ज़माने में असेंबली थी, उसके पहले इंडियन मेरे ख्याल से वो स्पीकर थे, मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ इस तरह की पोस्ट थी। इसीलिए जो दिल्ली असेंबली हमारी अभी की, क्योंकि ये दिल्ली असेंबली में ही पहले पार्लियामेंट हुआ करती थी, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस जो गोल वाला था पुराना, वो 1920-25 में बना है। तो उस दिल्ली असेंबली में जो पहले के ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने में पूरे भारत की पार्लियामेंट टाइप थी, तो वहाँ पे विट्ठल भाई पटेल की फ़ोटो सबसे ऊपर लगी हुई है। उसका रीज़न ये है कि वो पहले भारतीय थे विट्ठल भाई जो उसके अध्यक्ष बने हैं। तो विट्ठल भाई बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, सरदार पटेल के बड़े भाई थे। तो सुभाष बोस उनके अंदर में आ गए, तो आप कह सकते हैं कि उनका भी दर्जा गुरु के बराबर। ये 2 लोगों ने उनको प्रभावित किया बहुत। एक तो अपने चित्तरंजन दास तो गुरु थे उनके, लेकिन विट्ठल भाई का भी स्टेटस वही था। और वहाँ जाकर के पहली बार, और ये बात उस ज़माने की, जो सुभाष बोस की उम्र कोई 30-35 साल के आसपास होगी मुश्किल से,
तो एक बहुत बड़ी फेमस स्टेटमेंट आती है बोस पटेल स्टेटमेंट, कि पहली बार कांग्रेस में गांधी के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया वो इन्होंने खोला था। दोनों ने मिलकर। हाँ, विट्ठल भाई पटेल ने और सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ से एक स्टेटमेंट इशू किया, उसको बोलते हैं पटेल बोस स्टेटमेंट। और उसको ये बोला कि उसका लबोलबाब ये कि आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप छोड़ दो। और सुभाष बोस ने एक स्टेटमेंट वहाँ दिया था जो बाद में मीडिया में आ गया, अभी किसने डाल भी दिया, ट्विटर में मैं डालता रहता हूँ। उसने बोला गांधी इज लाइक अ, मतलब पुराना कोई फर्नीचर है घर का, उसको हटा दो उसको। उन्होंने इस तरह की भाषा यूज़ भी की उस जमाने में। तो मतलब ये पहली बार जो है क्लैश जो है वो उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था। हाँ। तो गांधी जी का सुभाष बोस का अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आंकड़ा ठीक था, लेकिन वो बहुत बड़े नेता हैं, ये भी नेता बन रहे हैं, तो समहाउ गाड़ी चलती रही। और करते 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 फिर वो ना चाहते हुए भी उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाना पड़ा, वो बने, फिर उनको निकाल दिया गया। और गांधी जी के बहुत सपोर्ट वाले लोग भी, जो गांधी जी के बहुत समर्थक हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, जितनी जलालत से उनको निकाला गया, वो गलत किया। इवन गांधी जी के सपोर्टर्स बात को मानते हैं कि अच्छा नहीं किया गया था। फिर करते करते फिर वो ये हम आ जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के साथ ही कहाँ था, वो तो सभी के साथ था। लेकिन सुभाष बोस का स्टेचर कुछ और था ना, वो तो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे ना। आप किसी बाहर के आदमी को कुछ बोल रहे हो समझ में आता है कि गांधी जी ने तो और कई फ्रीडम फाइटर के बारे में बोला कि उन्होंने गलत काम किया, लेकिन उन्होंने बढ़ने नहीं दिया बट जो भी है, लेकिन ये तो कांग्रेस प्रेसिडेंट था ना, ये तो कोई छोटा मोटा, ये अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे, ये बहुत बड़े नेता थे। तो ये कि वहाँ पे रोका, फिर करते 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 वो जो घटनाक्रम और जो हमारे रेलेवेंट हो जाता है आज के ज़माने में, जैसे हम लोग हुआ था कि जब 1939 के आसपास में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, तो सुभाष बोस ने जो उस बारे में लिखा, क्योंकि उस ज़माने में की किताबें उनकी अवेलेबल हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो एक अंडरस्टैंडिंग थी यहाँ पे लोगों में, कांग्रेस के अंदर, कि हमने बहुत बड़ी गलती करी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो गलती ये थी कि अंग्रेज़ों ने हमको उस टाइम पे बोला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू होती है, कि अभी हम लोग हम फंस गए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, आप अभी अपना ज़रा ये अभी चुप रहिए थोड़ी देर, अभी हमें तंग मत कीजिए, लड़ाई खत्म होने के बाद आप जो ये डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं हम आपको देने की हम बात कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, अभी शांति रखो। तो गांधी जी ने और बाकी लीडर्स ने उस बात को मान लिया, और गांधी जी ने खुद उनकी, आप कह सकते हैं कि मदद करी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, मतलब उन्होंने बोर वॉर में उन्होंने फौजी रिक्रूट किए, ही वाज पार्ट ऑफ दी, सार्जेंट उनको 17 या 19 लाख की तो सेना भेजी थी यहाँ भारत। हाँ, मतलब गांधी जी का पूरा कंट्रोल नहीं था, लेकिन गांधी जी ने उसमें मदद ही किया और उनके फेवर में था। तो सुभाष बोस ने ये बोला कि ये जो कांग्रेस से जो गलती हुई थी, ये एहसास उनको अंदर से सभी को था कि ये वाली गलती हम अगली बार में नहीं करेंगे। अब उसके लिए आप बेसिक, आपको फंडामेंटल समझना है कि 1939 में हमारे देश का कोर नेशनल इंटरेस्ट क्या था, हमारे देश का राष्ट्रहित क्या था, देश को आज़ाद करना। ट्रू, उससे बड़ा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। बाकी सारी प्रॉब्लम छोटी हैं, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, इंडस्ट्री है नहीं है, वो ये सब सेकेंडरी है। पहली चीज़ है कि आपके देश पे एक फॉरेन पावर आके बैठी हुई है, उसको हटाना, उसको आपने हटाना। पूर्ण स्वराज। तो सुभाष बोस जो है उसके फेवर में था कि भाई नेशनल इंटरेस्ट हमारा पहले, इंडिया फर्स्ट जिसको आजकल कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होगी तो ये गलती हम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर होती है, महात्मा गांधी जाते हैं अंग्रेजों के पास में और उनको बोलते हैं कि ये संकट की घड़ी में हम आपके साथ में हैं। तो वहाँ सुभाष बोस भड़क जाते हैं कि भाई किस बात की संकट की घड़ी, अभी तो मौका है हाथ साफ करने का। और वहीं पे गांधी जी ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी, जो वॉइसरॉय था उस जमाने में, जो इंडिया का आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर था, या जो पूरा प्राइम मिनिस्टर से बहुत पावरफुल था वॉइसरॉय। सीधा बोले ना, चाटुकार थे अंग्रेजों के। तो उसमें ये था कि वो उनसे जाके मिले, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया है लिंगदित गांव के सामने कि मेरे जीवन का जो ध्येय है वो दुनिया में शांति लेकर के आना है। और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गांधी जी के जीवन का ध्येय दुनिया में शांति लाना, क्योंकि उनमें दुनिया की शांति जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देश के आज़ाद होने से। उसका मतलब ये है। तो हमारे में, मतलब जो हम लोग सुभाष बोस के सपोर्टर हैं, हमारे में और गांधी भक्तों में हम लोग क्यों मार खा गए? आज के दुनिया में उनका नाम चलता है, हमारा नहीं चलता। तो हमारी मार खाने का रीज़न ये है कि हम लोग का बहुत संकुचित देखने का नज़रिया दुनिया को। हम लोग देखते हैं इंडिया फर्स्ट के हिसाब से कि मेरे देश का हित किस में होगा, और मुझे अपने देश को आज़ाद करवाना है, मुझे दुनिया की शांति की चिंता मुझे नहीं है। उनको भगवान बनना है। यहाँ पे जो गांधीवादी जो लोग हैं, और इनकी पॉपुलैरिटी इसलिए खासकर ज़्यादा है क्योंकि ये लोग दुनिया की शांति की बात करते हैं। दुनिया की शांति की जो बात करेगा उसके हर जगह उसकी बातें होंगी कि बहुत फैशनेबल चीज़ें हैं। अब मैं से बाद में फिर आऊँगा इस बात पे। लेकिन दुनिया की शांति की बात करना एक बहुत बड़ी बात है, जिसको आप लंदन, अमेरिका हर जगह कर सकते हैं, लेकिन इंडिया फर्स्ट की बात मैं सब दिल्ली में कर सकता हूँ। सेम चीज़ ट्रम्प सर अभी कर रहा है, मैं सारे वॉर रुकवा दूंगा दुनिया में। देखिए, दुनिया में हर एक देश, क्योंकि भारत ने गांधी जी के रास्ते को पकड़ा है, सुभाष के रास्ते को नहीं पकड़ा ऑफिशियली।
प्रैक्टिकली तो हम सुभाष की बात करते हैं, वही काम करते हैं जो वो बोल गए थे, लेकिन ऑफिशियली हमारा देश जो है गांधी जी के रास्ते को मानता है। तो दुनिया में अगर उसी रास्ते को सोचा जाए, दुनिया में सारे देश, चाहे पे अभी आपने ट्रम्प साहब का नाम लिया, इन लोगों का नाम लिया, दुनिया में सब लोग देश जो हैं अपने देश की बात करते हैं और अपने देश को बढ़ाने की बात करते हैं, और दुनिया जाए भाड़ में, ये उनका एटीट्यूड है। दुनिया में एक ही देश है जो दुनिया की शांति की बात पहले करता है और अपनी बात बाद में करता है, वो देश है भारत देश महान। भारत है कि अपने पेट में खाने को रोटी होना हो, लेकिन दुनिया में शांति हम लेकर के दवाइयाँ भेजेंगे, सब कुछ करेंगे। अपने पेट में रोटी होना हो तो ठीक है, दिल्ली में सड़कों में गाय बैल घूम रहा है, वहाँ की चिंता नहीं है, लेकिन दूसरों को रोटी हम खिलाएंगे कि दुनिया में शांति हम लेकर के आएंगे। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम की जड़ जो है, वो जो स्टेटमेंट बापू दे गए थे उस ज़माने में कि दुनिया में शांति लाना मेरा ध्येय है, तो उनके लिए ये बात ध्यान रखिएगा। इसी हम डिस्कशन में आगे चलेंगे, इसको आपको समझ में आएगी कि भारत सरकार क्यों हमारे खिलाफ में। सर मैं एक सेकंड के लिए रोक सकता हूँ आपको? मेरे को बस इतना बता दो कि एक चीज़ है कि वो चलता है ना, हम लोगों को जो बचपन से फीड किया गया है कि मुझे भी फीड किया था, हाँ, कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, आपको मालूम है साबरमती के संत तूने कर दिया। आपको पता है इस आपने मुझे बोला, मैंने इसके बारे में कल लिखा था बीच में। हम लोग जब छोटे थे ना, पता नहीं मेरे को क्या हुआ था, मैंने जब इस गाने को सुना है पहली बार, मेरा अंदर से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया सुन करके और आज तक मैंने गाना कभी पूरा सुना नहीं। मैंने भी नहीं सुना सर। मतलब उसको सुन के ना मेरे अंदर मेरा अभी तो मेरा को अंदर से लगता पता नहीं क्या हो गया। मुझे भी, बाकी लोग कर क्या रहे थे ये लोग, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, इन्हीं क्या। तो उसके बाद में जब हम लोग छोटे थे, क्योंकि मैं तो कहना छोटी उम्र से ही मुझे इस गाने से मेरे को बहुत चिढ़ थी। इसलिए दुनिया में एक ने कहा जाता है कि कुछ कोई पोल हुआ था कि कौन से गाने से लोग बहुत चिढ़ते हैं, तो वो गाना, एक फिल्म आई थी टाइटैनिक, माई हार्ट विल गो ऑन, तो लोग उससे बहुत चिढ़ते हैं उस गाने से, बहुत ज़्यादा मशी हो गया था। मेरे ख्याल से गाना है ना, वो आपको याद नहीं होगा, फिल्म आई थी, नहीं याद है सर, टाइटैनिक फिल्म आई थी करके, वो माई हार्ट विल गो ऑन करके, वो गो ऑन, हाँ वो करके, वो सिलीन डियोन का गाना, वो सुन करके लोग बहुत चिढ़ते हैं उसका। हमारी कंट्री में उस कैटेगरी में ये वाला गाना आता है। अब इससे हम गाने से मैं बचपन से चिढ़ता था, मुझे कभी गाना अच्छा लगा नहीं करके ये। तो बाद में पता लगा कि गाने के लिए किसने लिखा है, तो मुझे हमें नाराज़गी होती थी। तो बाद में पता लगा कि कवि प्रदीप का नाम आता कि कवि प्रदीप ने ये लिखा करके गाना। तो काफ़ी टाइम तक मैंने भी वो पाप किया कि हम लोगों ने कवि प्रदीप जी को, हमने उनको जिम्मेवार ठहराया इस बात का। लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया, क्योंकि बाद में मेरी 2 फिल्में मैंने बनते हुए देखी हैं, क्योंकि वो मेरी रिसर्च से इंस्पायर्ड थी। एक फिल्म गुमनामी है जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, जो नेताजी की डेथ मिस्ट्री पे है, और एक कैरेक्टर है उसमें जो हीरो है उसका नाम है चंद्रचूड़ धर, जो अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष को मिला के बनाया गया। अरे वाह। और दूसरी फिल्म आपकी ताशकंद फाइल्स, वो अपनी विवेक अग्निहोत्री की, तो उसके अंदर भी मैंने इनपुट दिया फिल्म, और उसमें मेरा, तो मैंने भी देखी है पूरी। हाँ उसमें मेरा थोड़ा सा है भी, मतलब मैंने उस फिल्म बनाने पूरा हाथ दिया। वो अग्निहोत्री जी ने ट्वीट भी किया था कि अनुज इस फिल्म की बैकबोन है। तो मेरा तो फिल्म जब शूटिंग हो रही थी, तो मैं दोनों में, खासकर गुमनामी के टाइम पे था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर मेरी और भी लोग फिल्मों वालों से बातचीत हुई है, लोगों से यहाँ वहाँ, अनुराग कश्यप से भी मेरी बात हुई थी, उनको भी सुभाष बोस में काफ़ी इंटरेस्ट था उस टाइम पे। तो उसमें ये कहानी है, लेकिन उसमें ये था कि जब ये बातें, तो मैंने देखा फिल्म बनते हुए। तो मैं आपको बताता हूँ कि फिल्में कैसे बनती हैं। फिल्म बनने में सबसे इंपॉर्टेंट लोग 2 होते हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। प्रोड्यूसर या जो कंपनी या जो आदमी है जो पैसा लगा करके, उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, डायरेक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती फिल्म। प्रोड्यूसर बात करता है कि मुझे एक फिल्म बनानी है, क्या चाहिए मुझे। डायरेक्टर जो एक्सपर्ट है वो उसका CEO है कंपनी, बना के देगा कि तो मुझे बना के देगा, ठीक है। और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है नीचे वाले लोगों को अब डंडे मार मार के काम करवाते हैं, जैसे मीडिया में काम होता है। इस केस में कौन थे मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस पूरी कहानी, तो फिल्म जो होती है इज ऑलवेज अ मीडियम ऑफ 2 पीपल, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। डायरेक्टर बनवाता है, प्रोड्यूसर की मलकियत होती है। तो ये जो फिल्म है जिसमें गाना ठोका था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये बनाई किसने थी? वो बनाई थी आपकी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कजोल के दादा ने। वो जो कजोल एक्ट्रेस है, बंगाली है ना वो। हाँ, तो ये बंगालियों के दिमाग की उपज है। उस फिल्म का डायरेक्टर बंगाली, उसका नाम सत्यन बोस था, जिसने बनाई थी वो चलती का नाम गाड़ी, जो किशोर कुमार की फिल्म थी। अच्छा, उसका वही, और कलकत्ता का पैदा आदमी था। उस फिल्म का लेखक जो था बंगाली था, उस फिल्म का मेन एक्टर बंगाली था, उस फिल्म का म्यूजिक देने वाला बंगाली था। बंगालियों की फिल्म, बंगाली फिल्म की रीमेक, ये फिल्म जो जिसमें जागृति फिल्म थी 54 की, उसमें आपने गाना डाला और अब उसका ब्लेम ठोक रहे बेचारे वो लिरिसिस्ट के ऊपर। वो तो बेचारे को पैसा दिया, उसको जो बोला उसने लिख दिया, और अगर उसने लिखा भी था तो तुमने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? भाई हम तो कलकत्ता वाले बंगाली हैं। तो जो आपको मैंने बात बोली कि बंगाली, ये बंगालियों का माइंडसेट है कि ये गाना, ये जो सबसे इंसल्टिंग सॉन्ग है, दे दी हम आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये हमारे सर में लादने वाले बंगाली लोग हैं। इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म किसी को समझ, ये जितनों का मैं नाम ले रहा हूँ, इनको शर्म नहीं आई
कि तुम उस बंगाल से आते हो जहाँ रेवोल्यूशनरी ने इतना बड़ा काम किया और तुमने ऐसा वाहियात गाना तुम लोगों ने हमारे पे चेप दिया उठा करके। और बेचारा बेकार में हम लोगों ने कवि प्रदीप जी को हम लोगों ने बोलेंगे, बेचारा लिरिसिस्ट था यार, वो तो 5,000 रुपये उनको मिले होंगे ज़माने में, क्या मिला होगा उनको सर एक उठाकर। तीसरा चैनल भूल गए आप। हाँ, इसके आगे आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो थे कांग्रेस। वो अलग कहानी है, वो तो निकाल, लेकिन मैं कहना कि वो उन्होंने फिल्म distribute बनाने में किया उसको, मतलब कवि प्रदीप मूवी का, को डिस्ट्रीब्यूट हाँ किया कवि पूरा। प्रदीप का कोई था, वो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मैं लपेटे मिलूंगा, क्योंकि मुझे खुद पता है कि फिल्में कैसे बनती हैं। तो ये गाना भी बंगालियों ने ही दिया, वो एक अलग इशू है। मतलब मैं तो पूरा पॉडकास्ट करने को तैयार हूँ, मुझे पता है कि कई पॉडकास्ट में जब मैंने हिंट दिया है तो लोगों ने नीचे कमेंट मारे हैं। तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया में जाके बंगाली समाज के लोगों से मिलता हूँ, मेरे दोस्त वहाँ पर है, तो मुझे अच्छी समझ है। मैं आपको बड़ी उससे कह रहा हूँ विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसर्च एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल उनको इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। 40 MP हैं, 30 पार्लियामेंट में घिर चुके होते। ये मुद्दा यहाँ का पॉडकास्ट का मुद्दा नहीं है इस टाइम। नहीं होता। 2 मिनट में फाइल बाहर निकलेगी, हंगामा करो एक बार, फिर देखो फिर क्या होता है देश के अंदर। तो वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट नहीं। मेरे कितने लेक्चर कलकत्ता में होते हैं, दुनिया भर में जाके मैं लेक्चर देके आता हूँ। MIT बॉस्टन में हो रहा है, IITs में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। कितने लोग मुझे कलकत्ता में बुलाते हैं लेक्चर के लिए? 2-4 हैं, वो मेरे दोस्तों ने बुलाया वहाँ पे मुझे। तो कुछ सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। वहाँ जाके भी रोते हैं कि भैया कोई होटल दो, रहने का कुछ दो। अगर कोई आदमी अच्छा काम करे समाज के लिए, उसके पीछे इकोसिस्टम सपोर्ट करने बैठ जाता है। आज के ज़माने को जैसे मालूम है कि आप सबको पता है कि लेफ्ट राइट इकोसिस्टम बना हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप कोई बात बोलो जिसमें से एक इकोसिस्टम का फ़ायदा पहुँचता हो, वो इकोसिस्टम आपको पूरा सपोर्ट करेगा तन मन धन से, कि आपके लेक्चर्स करवाए जाएंगे, आपकी किताबें निकलेंगी, किताब रीड करने के लिए मंत्री आ जाएगा, ये होगा वो होगा। हमारा वो हिसाब नहीं है कुछ करके। मैं अपने आप जो अपना जगह बनाया, अपने आप जगह बनाया हम लोगों ने, मेरे दोस्तों ने। हमारा कोई उसमें इकोसिस्टम का डायरेक्टली वो नहीं है। इंडिविजुअली लोग मुझे बैक करते हैं, बात अलग है, लेकिन वो क्योंकि वो नहीं। लेकिन वही ना कि अगर क्योंकि आप लेफ्ट राइट कहीं से नहीं थे ना। तो मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ। तो उसमें कई बार मैं तो बीजेपी को सुनाता हूँ उल्टी सीधी, कई बार ये गांधी भक्ति कर रहे हैं लोग बैठ करके। तो उसमें यह है कि ये हमें इकोसिस्टम किसी भी स्टेट का, जैसे हमें एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम जब छोटे थे, देखिए ऐसा कि ये जितने जो हमारे नेशनल फिगर्स हैं, मैं क्यों ये बंगाली मेरे बंधुओं से मैं नाराज़गी भी है। और एक बड़ा अच्छा गाना था ना कि तेरे बिना जीवन से कोई शिकवा नहीं, लेकिन तेरे बिना कोई ज़िंदगी भी ज़िंदगी कोई नहीं। तो मेरा ये रिश्ता उन लोगों के साथ में कि शिकवा भी इनसे है, लेकिन ज़िंदगी भी इनके बिना ज़िंदगी नहीं है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे कि जो हमारे नेशनल आइकन जितने भी हैं देश के, उनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, या कोई रीजन खड़ा है, या कुछ कम्युनिटी के लोग खड़े हैं। अब कहने को, जैसे हमको याद है जब मैं छोटा था, हम लोग की बाबा साहब का नाम नहीं था इतना, ठीक है, नाम सबको मालूम, बचपन से हम वो सुनते आए हैं, लेकिन उनको जो स्थान मिलना था वो नहीं मिल रहा था। सरदार पटेल का भी स्थान नहीं था वो करके। तो हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे पहले कांशी राम जी ने बाबा साहब का नाम लेना शुरू किया, उन्होंने एक जगह बनाई, उनको पॉलिटिकली उसको खड़ा किया, पूरे ब्रांड को। सर वो टूल किट है, दैट इज़ द वे। वही चीज़ सरदार पटेल के बारे में कि अडवाणी जी ने उनका नाम लेना शुरू किया धीरे। आज के दिन में सरदार पटेल का, बाबा साहब का नाम लिया जाता है, जो पहले लोग नहीं लेते थे। तो पीछे कोई ना कोई फोर्स लगी है कि पटेल समाज लगा, गुजराती समाज लगा, इट्स अबाउट हु फर्स्ट, दलित कम्युनिटी लगी है पीछे, क्योंकि है देश का मुद्दा। लेकिन एक पावर करने के लिए एक समाज के लोग आते हैं कि भगत शिवाजी महाराज की रिस्पेक्ट आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन जो शिवाजी महाराज का नाम महाराष्ट्र में चलता है वो नहीं चलता, क्योंकि पहले वो फोर्स चला, वो मेरा झंडा है ना। उनकी फोर्स मेन तो इंजन वही चलेगा, महाराष्ट्र का इंजन चलेगा, बिकॉज शिवाजी महाराज का नाम है तो मराठी पहले बोले, हमारा बिल्कुल बिल्कुल हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम मुकाबले। तो सुभाष बोस को लेकर के हाईएस्ट कंसंट्रेशन सपोर्ट सिस्टम बंगाल से आना चाहिए, लेकिन वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं हमको मिल रहा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज माई कंप्लेन, इट इज ऑल्सो कंप्लेन कि जब तक बंगाली समाज नहीं खड़ा होगा इस देश की इस पूरे केस के मुद्दे, और गिवन द फैक्ट कि बंगाली समाज बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत उसके पास में धन तन मन सब कुछ है पूरी दुनिया के अंदर, और उनके पास में बोलने की क्षमता है, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, बहुत बढ़िया, लड़ने भिड़ने बहुत आगे हैं, किसी को छोड़ते नहीं। आजकल मोदी के पीछे पड़े हुए, सब चीज में एनरिचमेंट है, वेरी पावरफुल कम्युनिटी। बट सुभाष बोस के बारे में ठेंगा। सर अच्छा, आपने उसी चीज में वापस आते हैं एक मिनट के लिए कि डिसएग्रीमेंट कहाँ पे हो गया था, कि जहाँ वो पॉइंट आया जहाँ पे कांग्रेस की वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस, उन्होंने कहा कि गांधी जी ने बोल दिया कि मेरा जो मुद्दा है वो देश की दुनिया में शांति लेकर के आना है, ठीक है, और इन्होंने बेसिकली उसको एक्सप्लॉइट करने से मना कर दिया। तब सुभाष बोस जो थे अंग्रेज, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया। उनको लगा कि ये आदमी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए। अच्छा। इनको लगा कि अगर मैं जेल में डाल दिया तो ये जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं होगी इनको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर उन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी कि मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, और उनको लगा कि अगर ये मर गया यहाँ पे तो उल्टा पड़ जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, इसको घर में बंद कर देंगे और घर में हम पहरा लगा देंगे। तब तक सर गांधी जी बीच में नहीं आए कि इन्हें छोड़ दो, इसको क्यों बंद किया है? अब वो मुझे पता है, लेकिन वो बेसिकली कि उस टाइम पे अंग्रेज़ों के खिलाफ में एक मुहिम छोड़नी चाहिए
जिसको नेताजी ने प्रपोज किया था, जिसको आप कह सकते हैं कि बाद में वही भारत छोड़ो आंदोलन बना था, लेकिन वो गांधी जी ने मानने से मना कर दिया था। इसी दौरान सुभाष बोस को उन्होंने जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उनको जब उन्होंने भूख हड़ताल की तो उन्होंने कहा कि इसको घर में नज़रबंद कर देते हैं, वहाँ डाल दिया। तब उन्होंने वहाँ पे अपना वो जो कहते हैं ना ग्रेट एस्केप उन्होंने प्लान किया कि मुझे यहाँ से निकल के विदेश जाना पड़ेगा, और विदेश चाहूँगा, सपोर्ट सिस्टम वहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, मुझे इस्तेमाल करना है, मुझे देश को आज़ाद करवाना, मेरा मेन एम है। तो फिर उन्होंने वो ग्रेट एस्केप जो था उन्होंने किया, और वो यहाँ से निकल के गए अफ़गानिस्तान से फिर वो इटालियन जो वहाँ पे एम्बेसडर था कोरोनी, उसका लड़का यहाँ एम्बेसडर था थोड़े टाइम पे अभी उसी कोरोनी का। कोरोनी ने उनको एक फ़ेक पासपोर्ट दिया ऑर्लैंडो मुज़ेटा के नाम से। तो उस फेक पासपोर्ट के नाम से, ऑर्लैंडो मुज़ेटा के नाम से वो रशिया में एंटर किए। तो रशिया में जो रिकॉर्ड होंगे वो ऑर्लैंडो मुज़ेटा के नाम से होंगे, सुभाष बोस के नाम से नहीं होंगे। तो वो 10 दिन तक वो रशिया में रहे, और रशिया से वो जहाज़ पकड़ करके वो जर्मनी में आ गए, क्योंकि उस टाइम पे रशिया की और जर्मनी की लड़ाई नहीं थी आपस में। और जर्मनी में जा करके उनका वहाँ पे जर्मनी में जा करके वहाँ के विदेश मंत्री वगैरह सबसे उनकी बातचीत होती है। नीचे जो उनके जो जर्मनी के जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं पुराने, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही जर्मनी भारत को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि दुनिया में अलग अलग देश है, मैंने को बताया कि दुनिया में अलग अलग कंट्री हैं, सारी कंट्री एक दूसरे से टसल करती हैं कि मेरा राजनीतिक प्रभाव हो और या मेरा बिजनेस हो, या बेसिकली हर एक कंट्री अपने इंटरेस्ट की बात करती है। सिर्फ भारत इकलौता देश है जो दुनिया में शांति की बात करता है कि हम लोग शांति पे लोग हैं, हम लोग सबका भला चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सारे देश जो हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारा वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु हाँ, निरामया तो वो जर्मनी जो था उनकी टसल अंग्रेजों के साथ में थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी उन्होंने भारत की फ्रीडम स्ट्रगल को बैक किया। तो वो पुराने लोग जो जर्मन फॉरेन ऑफिस में जो ऑफिसर थे, जो नाजी नहीं थे, जो नाजी गवर्नमेंट बनने से पहले ही जर्मन फॉरेन ऑफिस में नौकरी करते थे, और नाजी भी लोग जो थे, उनसे सुभाष बोस की बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बातचीत हुई। एक चीज़ जैसे आप नोट कर सकते हैं कि आज के ज़माने में ये बातें लोगों को पहले नहीं मालूम थी कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, कि आप बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत चीज़ें पकड़ सकते हैं आदमी के बारे में, कि काफ़ी चीज़ पकड़ सकते हैं। ये आप सवाल काट रहे हो मेरा इसमें मेरा सवाल था एक, कि हमने मूवी जो देखी है, आपने भी मूवी के रेफरेंस दिए थे 2 मूवी, इन्हीं 2 मूवी से एक मूवी में तो है कि सुभाष चंद्र बोस वहाँ गए हुए हैं जर्मनी में, और वो अपने होटल के कमरे में हैं, और हिटलर नकली बन के आता है। मुझे आई डोंट थिंक सो दैट इज करेक्ट, नकली बन के आता है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो वो इस तरह का नौटंकी है, वो फिक्शन का नौटंकी इस तरह की मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि हिटलर एक नकली भेजता है, और फिर उसके बाद मेरे कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स मुझे मिला नहीं, और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग इस तरह की नौटंकी वो ऐसे कोई करेगा नहीं। इनफैक्ट वो उनका दिखाने का तरीका भी गलत है। वो नौटंकी बाज नहीं था, उस आदमी ने 5-7 कंट्री रगड़ दी थी उस टाइम पे, तो वो गलत होगा। लेकिन वो नौटंकी ये मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि मैं ज़्यादातर फॉरेन फिल्में देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे नौटंकी होती थी पहले ज़माने में, तो नौटंकीपन बहुत लोग दिखाते हैं, वो ड्रामेटाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा नौटंकी होगी, वो नौटंकी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सील रहे हो आप हाँ, वो नौटंकी है वो। नहीं, वो मुझे उसमें बहुत अच्छे सीन है, उसमें फिल्म बहुत बढ़िया है, फिल्म वो बनाई बहुत अच्छी है। आप बोस नहीं, ये वाला सीन पर्टिकुलरली है सर कि उसमें हिटलर आता है और वो पीछे खड़ा है। नहीं, वो मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं। उसके आगे मैं बता रहा हूँ ना सर, उसके आगे जो बंदा खड़ा है। नहीं, मैंने फिल्म का सीन देखा, वो फिल्म मेरी किताब बनी है, मुझे पता है। मैं तो बस सारी बातें मेरी नहीं लिखी हुई है, मेरी किताब में ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा, वो आपने देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा यार। वो राजकुमार राव ने एक्टिंग की है, राजकुमार राव भी यही गुड़गांव में रहता था पहले, मुझे पता है। तो उसी ने नेताजी रोल प्ले किया। इज अ वेरी नाइस पर्सन, उसने मुझे अच्छा एक मैसेज डाला था एक बार बीच में। तो वो है, वो तो मेरी किताब मेरे नाम पे है ना। आप देखो ना, वो जब फिल्म शुरू होगी उसका डाल दिया यूट्यूब में, तो अनुसर का नाम आएगा पहले, तो एकता कपूर की। हाव भाव से पकड़ लेता है कि नहीं है। नहीं, वो मेरे को नहीं लगता कि उसका, आई डोंट नो किसने लिखा, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसी कोई कहानी वहानी घटी। और इस तरह की मैंने कहा नौटंकी जो है ना, कि ये वो हिटलर वगैरह नहीं करेगा। उसको जो दिखाते भी है ना, वो कैरिकेचर दिखाते हैं फिल्मों में। तो वो आदमी गलत ठीक है, अलग बात है, लेकिन वो आदमी उस टाइम पे दुनिया के 5-7 कंट्री को दबा के बैठा हुआ था। तो वो नौटंकीबाज नहीं था आप लोग की तरह से, किसी की तरह, ठीक है। तो वो नौटंकी बन दिखाई देता है। हाँ, ये फिल्मों में लोगों को नौटंकी देखने में मजा आता है। वहाँ पे जैसे कोई, तो सर वो हिटलर इनकी मदद क्यों किया? हिटलर का मदद देखो, कोई देश दूसरे देश की मदद कब करता है कि एक तो उसका कोई नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो अंग्रेज को कम, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। तो एक तो वो रीज़न था करके। दूसरा कि सुभाष बोस की पर्सनालिटी में भी कुछ था, क्योंकि अगर आप उनके नाम से अगर आप गूगल करोगे आज के दिन में, और गूगल करके आप वर्ड डालिएगा सुभाष बोस और हिमलर, HIMMLER, हिमलर जो था, आप कह सकते हैं वो नंबर 2 था हिटलर के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि वो हिटलर से भी खतरनाक था। अच्छा। उसकी सीक्रेट पुलिस का, गैस्टापो का हेड था, व्हाटएवर, ही वाज द टॉप मैन। तो हिमलर, तो हिटलर के साथ सुभाष बोस की एक ही फोटोग्राफ है, वो शेक हैंड करते हुए।
आप उसमें नेताजी की बॉडी लैंग्वेज नोट कीजिए, लेकिन उसमें फोटोग्राफ सिर्फ एक ही है। यहाँ पे आपको हिमलर के साथ में आपको फ़ोटो दिखाई देगी अगर आप गूगल करेंगे तो। वो जर्मन ऑफिस ने रिलीज़ की हैं कुछ 8-10-12 साल पहले, कि उसमें सुभाष चंद्र बोस और हिमलर और बाकी जर्मन नाजी टॉप ब्रास वो बैठ के खाना खा रहे हैं। बेसिकली देवर होस्टिंग सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आप वो देखिए, आप नाउ टेक योर सेल्फ बैक टू दैट टाइम, 1940-41 का वो टाइम। भारत एक गुलाम देश, आप में से ज़्यादातर लोग जो अब ये पॉडकास्ट को देख रहे हो, आपको सपने में नहीं ख्याल होगा कि पिछले 20 साल में देश कितना बदल गया। हमारी हालत क्या थी 80 में, आपको सपने में ख्याल नहीं होगा, 1980-85 तक में। ठीक है, आप बात कर रहे हैं सन 40 की, जब ये देश गुलाम था और हम किसी कोई वैल्यू ही नहीं थी, हमारी वैल्यू जीरो थी। ठीक है, उस कंट्री का एक पॉलिटिकल लीडर जो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए आया है, और वो जो आदमी उस सीट उनके आसपास बैठे हुए हैं, उन्होंने कम से कम 4-5 कंट्री को रगड़ के बैठे, इंक्लूडिंग फ्रांस को। ठीक है, और वर्ल्ड के सबसे खतरनाक पावरफुल आदमी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत रेसिस्ट आदमी थे, गोरे काले का भेद करने वाले। ठीक है, इस आदमी के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो एक आज़ाद गुलाम देश का एक पॉलिटिकल लीडर है, भागा हुआ आदमी है। उन लोगों ने लाखों लोगों को मार दिया, उनके लिए एक और आदमी को मारने का चूटी मारने के बराबर है। तो इस आदमी के पास में क्या, लेकिन आप उसमें सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नोट करना कि हिमलर उनसे जब बात कर रहा है तो कैसे बात कर रहा है, कि शरीर उनका झुक रहा है बात करते करते, कैसे बात है दी। उसके बाद में उनको गाड़ी में बैठ के घुमा रहा है सुभाष चंद्र बोस को। हिमलर को क्या फर्क पड़ेगा, जो आदमी 4-5 कंट्री का कंट्रोल देख रहा है, वो किसी एक थर्ड वर्ल्ड से भी गए गुजरी कंट्री जमाने में गुलाम कंट्री। मैजिक क्या था फिर? वो सुभाष बोस की पर्सनालिटी ये थी कि जो लोग उनसे मिले, चाहे वो मुसोलिनी था, चाहे वो हिटलर था, चाहे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तोजो थे, जो आदमी सुभाष बोस के कनेक्शन में आया, उनको इम्प्रेस हो गया ये आदमी में पर्सनालिटी है, इसके अंदर इसमें कुछ कोई है, दम है इसके अंदर। एंड यूज्ड टू एडमायर कि जितना कॉन्फिडेंटली वो बात करते थे, या उनका जो विजन था कि मुझे ये करना है वो करना है, ये सब करके, तो उस आदमी पर्सनालिटी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और मैं ये बोलना जरूरी कि बहुत से लोग आज के दिन में बिकॉज ऑफ क्योंकि पॉलिटिक्स है, हमारा वोट बैंक चाहिए होता है, ठीक है ना, तो वोट के नाम पे आप लोगों ने कई ऐसे लोगों को इतना बड़ा चढ़ा के प्रेसिडेंट किया गया है कि वो कभी ऐसे नहीं थे अपने टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जांपल, नेताजी की जैसे कई लोग का नाम बहुत जगह बहुत बड़ा चढ़ा के लिया जाता है आजकल, कि वो क्योंकि आपको उससे वोट मिलेगा, ठीक है, नहीं वो उस फायदा नहीं, वो वोट मिलेगा। वो सारे हैं, नेशनल आइकन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आइकन नहीं, आइकन है, ठीक है, आपने उनका नाम बढ़ा कि साहब ये है करके। जब मैं नेशनल आर्काइव में जाता हूँ और मैं उस ज़माने की, अंग्रेज़ों के ज़माने की, जब वो एक्टिव थे, उनकी फ़ाइलें देखता हूँ, तो मुझे मालूम चलता है कि इनमें से कई लोगों को जिनका आजकल नाम बहुत लिया जा रहा है, उनके बारे में कोई डेडिकेटेड फाइल तक नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों की निगाह में वो इतने बड़े थ्रेट नहीं थे। तो उनका जिक्र आपको ना, जैसे छोटे छोटे डिस्पैचेस आते थे कि गृह मंत्रालय जो है साल में एक बार रिपोर्ट रेडी करता है, उसके अगस्त की रिपोर्ट में पैराग्राफ नंबर 6 में एक लाइन का रेफरेंस आ रहा है, एक छोटा चोर है, स्निपेट्स आ रहे हैं। नहीं, वो आपके मेरे लिए सब लोग श्रद्धेय हैं, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, मैं आपको फर्क बता रहा हूँ कि उनमें सुभाष अंग्रेजों की भाषा में तो वही हो गया, अंग्रेजों की निगाह में वो कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं थे, वो पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। अगर एक आदमी गोली मार रहा है किसी शहर में, कलकत्ता में, तो उस अंग्रेज को कुछ फर्क पड़ना नहीं है, सब कुछ खास कोई, ठीक है। तो ये वहाँ पे ये था। सुभाष चंद्र बोस कौन है, और वो ये आदमी है जिनके बारे में 1997 में भारत सरकार ने 990 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फाइल पब्लिक करी, 990 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, और ये फाइलें हैं 1942 से 46 के बीच की, आगे वाली नहीं करी हैं, रक्षा मंत्रालय की फाइलें। मिलिट्री इंटेलिजेंस की फाइलें और बहुत होंगी, उन्होंने रिलीज़ नहीं करी हैं, एनीवे, पर 990 फाइलें रिलीज़ हो गई। उसके बाद में साल 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने हमारे एफर्ट में और मेरे दोस्तों के एफर्ट की वजह से 1000 से ऊपर फाइल, जो विदेश मंत्रालय की, प्रधानमंत्री के ऑफिस की और गृह मंत्रालय की, ये फाइलें 1000 फाइलें पब्लिक करी, ठीक है, 2010 में आसपास। इतनी फाइल्स थी भी, सुनिए ना, अभी ख़त्म नहीं किया मैंने। उसके बाद में हमारे एफर्ट की वजह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 64 फाइल रिलीज़ की इंटेलिजेंस की, जिसमें से आप कह सकते हैं कि जिसमें 7-8 फाइलें सुभाष बोस के बारे में, कम से कम 10-12, बाकी उस समय काल की हैं। उसके बाद मोदी जी ने 304 या 5 फाइलें पब्लिक की हैं, जो सुभाष बोस की फाइलें हैं, जो विदेश मंत्रालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्रधानमंत्री ऑफिस, गृह मंत्रालय, सबकी फाइलें, ठीक। इसके अलावा नेताजी की, क्योंकि मेरा मुद्दा डेथ वाला है, तो मैं जर्मनी को काउंट नहीं करूँगा, लेकिन नेताजी से डेथ से जुड़ी फाइलें, अमेरिका से हम लोगों ने डॉजियम मंगाया अमेरिकन आर्मी का, तो वहाँ पे फाइलें सुभाष बोस के नाम पे। इंग्लैंड में तो फाइलें ऑब्वियसली हैं सुभाष बोस के बारे में, ठीक है। उसके अलावा आपके, मैंने कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से एक फ़ाइल मंगाई,
उसके अलावा और कहाँ से, वे ताइवान से फाइलें मंगाई जो सुभाष बोस जुड़ी हुई हैं। तो ऑलरेडी उसकी डेथ को लेकर के ही 2000 फाइल हमारे पास मतलब पड़ी हुई हैं, और उस आदमी का ये इम्पैक्ट था, उसकी ये स्टैंडिंग थी। और आज के दिन में हम लोग जब बात करते हैं, जब हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि साहब देश के लिए इन इन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए थे और आपने सारे गधे घोड़े बराबर कर दिया। आई एम सॉरी टू टेल यू दिस थिंग, विच इज़ ट्रू, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग, यू आर पुटिंग इन वन प्लेस वो लोग को आप इकट्ठा खड़ा कर रहे हैं जो कभी एक जगह पर नहीं थे। कांग्रेस के एक वर्कर में और कांग्रेस के प्रेसिडेंट में बहुत फ़र्क होता है। एक आदमी कांग्रेस का प्रेसिडेंट रह चुका है, एक आदमी एक कांग्रेस का नागपुर का बड़ा लीडर है। बिल्कुल सही बात। तो ऑब्वियसली एक लोकल लीडर कांग्रेस का, ठीक है, कंपेयरिंग एप्पल टू प्लम, यू कैन नॉट कंपेयर वो, ठीक है। आज के दिन में मुझे वो एक आदमी जो कोई कांग्रेस का या किसी पार्टी का कोई जमात का कोई लीडर था, उसने किसी गांव में कोई बड़े अच्छे काम किए थे, आज के दिन में उसके नाम से मुझे वोट मिलते हैं, तो उसका मैं नाम बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तो इसलिए कह रहा हूँ कि सुभाष बोस की जो स्टैंडिंग थी वो आपको फाइल से मालूम चल रहा है कि ये आदमी बाकी की कैटेगरी में मामूली आदमी नहीं थे, मामूली किसी हालत में नहीं थे, वो टॉप पर्सन। और ये किसी बिना किसी मतलब सपोर्ट सिस्टम के गांधी से टक्कर ली, गांधी को उन्होंने हराया 2 बार। और सारे के सारे ये जो बाकी हमारे लीडर थे, गांधी जी, पटेल, छोटे भाई, बड़े भाई सुभाष के साथ थे लेकिन छोटे गांधी के साथ में मोरारजी भाई, आपके राजेंद्र प्रसाद, ये सारे के सारे गांधी मतलब ये पूरा गैंग था पूरा जो सुभाष बोस को काउंटर करने में लगा हुआ था। तो ही वॉज वन मैन फाइटिंग अगेंस्ट एवरीबॉडी। तो सर एक समय था जहाँ पे ना गांधी जी का आता है कि उन्होंने तो सबको ही साइडलाइन किया था। मान लो आप सरदार पटेल हों, जब वो एक टाइम पे उनको प्रेसिडेंट बनना था तो उनको भी साइडलाइन किया, इधर सुभाष चंद्र बोस जी को भी साइडलाइन किया। नहीं, उनका अलग था, क्योंकि सरदार पटेल जी का और सुभाष चंद्र बोस का इक्वेशन गांधी जी के साथ में और आपस में उनका अलग था बहुत। वो सरदार पटेल जो थे, आपको मैंने बताया था कि विट्ठल भाई पटेल, सुभाष बोस उनके साथ में थे, मतलब बड़े भाई जो थे विट्ठल भाई, उनका कनेक्शन नेताजी के साथ में था। लेकिन छोटे भाई सरदार पटेल वो गांधी जी के चेले रहे पूरी जीवन भर। सिर्फ आखिर में जाकर थोड़ी उनको प्रॉब्लम हुई थी उनसे कुछ, लेकिन अदरवाइज वो बड़े वफादार थे मतलब गांधी जी की नंबर एक। इसलिए गांधी जी कहने पर उन्होंने, मतलब लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री वो बने। मैं एक बार लेक्चर देने के लिए आनंद में गया था, आनंद में ही सरदार पटेल की कर्मभूमि वगैरह है, सब लोग पटेल ही वहाँ पे रहते हैं। तो लेक्चर के बाद मुझे वो लोग खाना खाने के लिए जो मेरे होस्ट थे मुझे ले गए, हम ग्रुप था पूरा गया, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, सरदार आप सपोर्ट किसको करते हैं? मैंने कहा ऑब्वियसली मैं नेताजी का सपोर्टर हूँ, क्योंकि 45 तक सुभाष चंद्र बोस एक्टिव थे तो मैं उनकी सपोर्ट करूँगा। मैं विट्ठल भाई को सपोर्ट करता हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं सरदार पटेल का सपोर्टर नहीं हूँ। उस पीरियड तक मैं विट्ठल भाई का सपोर्टर हूँ, मैं नेताजी का सपोर्टर हूँ। लेकिन 45 के बाद जब सुभाष चंद्र बोस स्क्रीन पे मतलब सीन में नहीं है, तो ये पूरे देश में कंसेंसस था कि सरदार पटेल वाज द बेस्ट पर्सन टू लीड दिस कंट्री। तो आप ये कह सकते हैं कि 45 के बाद का जो फेज़ है, उस टाइम पे मैं सरदार पटेल को सपोर्ट करता हूँ। ना हुआ ये था कि जो सरदार पटेल के और सुभाष चंद्र बोस के इक्वेशन ठीक नहीं थे। जब नेताजी विट्ठल भाई के साथ में थे तो विट्ठल भाई उनसे बहुत प्रभावित हुए और विट्ठल भाई ने अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी कि ये आदमी लड़ने के लिए बहुत तेज है, तो ये इसको मैं देता हूँ करके। इस बात को लेकर के घरों में क्लेश हुआ था, कोर्ट केस हुआ। शायद उस कोर्ट केस को सुभाष भी एक लेवल करके लड़ना नहीं चाहते थे या नहीं लड़ सके, तो वो केस उनके उल्टा चला गया, वो पटेल के फेवर में गया, सरदार पटेल के। उसको लेकर के आप कह सकते हैं कि मनमुटाव टाइप रहा होगा, नंबर 1। नंबर 2, पर मैं आपको उस बात को छोड़ देता हूँ। मैं जब ये हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी थी यहाँ पे गुजरात में, तो प्रधानमंत्री गए थे और साथ में उन्होंने सरदार पटेल के घर वालों को बुलाया था। तो सरदार पटेल के परिवार के जो सबसे बड़े सदस्य थे, सरदार पटेल के ग्रैंड नेफ्यू वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो उम्र में काफ़ी बड़े थे, उनकी उम्र कोई 90 समथिंग थी। तो उनके बड़े भाई के पोते थे, लेकिन उम्र में वो इतने बड़े थे कि वो सरदार पटेल को जानते थे। 90-93 साल में के लोग थे वो, मतलब वो कोई बच्चे नहीं हैं। मतलब मैं भी सरदार पटेल के कुछ इनडायरेक्ट फैमिली मेम्बर से मिल चुका अमेरिका में, लेकिन वो तो बहुत छोटे, उन्होंने कभी देखा नहीं, उनकी उम्र अभी 60 साल नहीं होगी मुश्किल से। लेकिन ये तो बुजुर्ग आदमी थे, 93 प्लस के थे उस ज़माने में, अब तो उनकी डेथ नहीं हो गई है। तो धीरू भाई पटेल ने, जो सरदार पटेल की फैमिली के लीडर थे, जब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अनवेल हुई तो उन्होंने स्टेटमेंट दी 3-4। तो उसमें एक स्टेटमेंट उन्होंने ये दी कि सरदार पटेल, पहली बात आजकल एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है भाजपा का द्वारा कि वो पंडित जी के पीछे पड़ गए। ठीक है, पढ़ा तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरा तरीका और है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ था कि इंडिपेंडेंस के टाइम के आसपास में जो कांग्रेस पार्टी का जो था ना कि कौन जो प्रेसिडेंट बनेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, वट एवर, तो उसमें जनता चाहती थी कि पंडित जी बने,
सॉरी पटेल बने, लेकिन गांधी जी ने ओवररूल करके पटेल को बना दिया, हाँ, सॉरी पंडित जी को बना दिया, यही हमने सुना ठीक है ना। हाँ। तो इसमें वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ जो मीम बना बना करके पंडित जी के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम पंडित जी नहीं है, प्रॉब्लम तो गांधी जी है। गांधी जी ने सरदार पटेल को काटा है, नंबर 1। तो उसमें तो ये बात काटते हैं, लेकिन परिवार के लोगों ने बात काटी नहीं। तो उनका स्टेटमेंट जो मुझे याद है, जो अखबारों में छपा था, कोई बहस करेगा तो अखबार भी दिखा दूंगा, अंग्रेजी के बड़े अखबार, मुझे तो अंग्रेजी हिंदी आती है और तो पढ़ सकता नहीं कुछ। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि उसमें उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी और नेहरू ने मेरे अंकल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। भाजपा वाले सिर्फ पंडित जी की बात करते हैं, पर उन्होंने पहले महात्मा गांधी का नाम लिया कि महात्मा गांधी और नेहरू ने मेरे अंकल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। दूसरा, उन्होंने बोला कि अच्छा रहता अगर वो सुभाष बोस के साथ में कोऑर्डिनेशन करते, सरदार पटेल। तीसरी बात उन्होंने बोली कि ये आदमी, मेरा जो अंकल था सरदार पटेल, वो गलत हाथों में पड़ गया। वो गलत से उनका मतलब था वो लोग जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया सरदार पटेल को, इस बात को लेकर के भी मेरा जो मानना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गुजराती समाज में महात्मा गांधी को लेकर थोड़ी खुन्नस है इस बात को लेकर के। लेकिन ये रियलिटी है कि सरदार पटेल गांधी जी कैंप में थे, उनकी सुभाष बोस से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अच्छी कोई। सर एक और चीज़ आती है, फॉरवर्ड ब्लॉक की हम बात करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। आज की थ्योरी ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक ये बिल्कुल अलग है। हम कहते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी का थोड़ा है, कम्युनिस्ट बंगालियों में। हाँ हाँ। और उस टाइम का कुछ अलग। फॉरवर्ड ब्लॉक का था कि फॉरवर्ड ब्लॉक बेसिकली एक और अनाथ बच्चा है, कि नेताजी ने उसको फटाफट बनाया, बच्चे को जन्म मतलब क्रिएट किया उसको, लेकिन सुभाष बोस कंट्री छोड़ के चले गए। और उनके बाद के जो लीडर थे, एक तो उनमें इतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन जो भी थे उनको अंग्रेजों ने मार मार के टॉर्चर करके उनको ऐसा मारा कि वो छूटने के बाद भी वो कुछ करने के लायक रहे नहीं खास। तो ये सुभाष मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक बेसिकली एक अनाथ बच्चा था जिसको कोई देखने वाला था नहीं। और सुभाष बोस के जाने के बाद में वो कहीं उसकी कोई रेलेवेंस मतलब ख़त्म होनी शुरू हो गई। तब उसको कम्युनिस्ट लोगों ने बंगाल में उसको इन्फिल्ट्रेट किया, और इन्फिल्ट्रेट करके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का डिवीज़न करवाया। तो ये आज की जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये उस ओरिजिनल फॉरवर्ड ब्लॉक का कम्युनिस्ट ऑफ शूट है। तो जिसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको कम्युनिस्ट पार्टी का हैमर सिकल निशान दिखाई देगा। ये ओरिजिनल में नहीं था ऐसा कर, क्योंकि सुभाष बोस कम्युनिस्ट नहीं थे। तो ये जो आजकल बहुत लोग मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया में कंफ्यूज कर रहे हैं, वो आप समझते हैं कि जो अभी कलकत्ता में ये लोग खड़े हैं फॉरवर्ड ब्लॉक वाले, ये सुभाष बोस के फॉलोअर हैं। वो कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने ओरिजिनल कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने ओरिजिनल फॉरवर्ड ब्लॉक को खा गए और ये नई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। ये नेताजी वाली फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। उनको भी रेबल की तरह दिखाते हैं। नहीं, वो यूज़ करते हो ठीक है, उन्होंने ब्रांडिंग करी है, सुभाष बोस का नाम लेंगे। और मैं ये भी बोलूँगा कि उसमें 2-4 लोग जो है जो अच्छे भी हैं, मेरे भी जानने वाले उसमें वहाँ पे, तो उन्होंने सपोर्ट किया। मैं ये नहीं बोलूँगा सारे के सारे लोग हर एक पार्टी में खराब है। अच्छे लोग तो सुभाष बोस के सपोर्टर तो कांग्रेस के अंदर भी अभी भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कि मोटा मोटा है कि ये वो पार्टी नहीं है, ये एक नया निकला धड़, क्योंकि कम्युनिस्ट जो थे वो सुभाष बोस के खिलाफ में थे। और एक जो ये इसी के साथ जो जुड़ी बात जो बोली जाती है कि नेताजी जो थे, क्या नाम है, वो कम्युनिस्ट थे। अब क्योंकि आपको वहाँ सारे बंगाली कम्युनिस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो सुभाष बोस को क्यों आप उनके मत्थे मर रहे भैया, वो अलग कहानी थी, उनका अलग चीज़ था। सुभाष चंद्र बोस डिवाउट हिंदू थे, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो इनके मुंह से कभी निकलेगा नहीं। अब जैसे एक ही छोटी सी बात है कि नेताजी, ये कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, सबको पता है, आप किसी को पूछ लो, जो मेरा दुश्मन भी है वो भी आपको ये बात कन्फर्म करेगा कि सुभाष बोस गीता साथ में और वो अपना माला लेके चलते थे। हाँ, वो उनके पास में होती थी, जब वो INA के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम की। और जब वो सोते थे तो गीता अपने सिर के पर उसके रखते थे करके। तो कितने नेता आपके ये अपने आजकल की जो हमारी फॉरवर्ड ब्लॉक है, कितने नेता गीता साथ लेके चलते हैं, इनको पता भी नहीं होगा गीता का जी क्या इन लोगों को। आप कहाँ उससे उस आदमी से बोला, उसने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला सुभाष बोस ने कि हमको अफ्रीकन लोगों को जाके हिंदू कन्वर्ट करना चाहिए हिंदुज़म में, जैसे ये अंग्रेज कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। ये कोई बोलेगा उनमें से आज को इस तरह की बात? उन्होंने बोला है, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि भारत में आप कहीं भी जाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हिंदू धर्म जो है कॉमन हमारा ग्राउंड है। बार बार वो बात कर रहे हैं कि हमारा एंशंट इंडिया अभी तक जो हमारा जीवित है हमारे बीच में, वो अब जीवित रहेगा आने वाले टाइम तक। तो उनकी कई ऐसी बातें हैं जो हार्डकोर हिंदुज़म वाले बोलते हैं। वो तो ये तो नाम ही लेंगे हिंदू, वो तो गीता तो बहुत दूर की बात है। और इधर उनको कम्युनिस्ट बना दिया गया है। क्योंकि वही मैंने कहा ना, वो मैं जिस बात है कि आप पहले बोलो कि सारे बंगाली सुभाष बोस के सपोर्टर हैं, फिर उसमें से बंगाली आप आधे कम्युनिस्ट निकल जाते हैं, तो आप नेताजी को उनके साथ डाल देते हो। ये सारे सपोर्टर नहीं है ये लोग, सारे के ज़्यादातर जो जमात जिसकी बात कर रहे हो, ज़्यादा ये जो लोग हैं, ये गांधी जी के, कार्ल मार्क्स के, पंडित जी के सपोर्टर हैं। जैसे सागरिका घोष है, आप नाम सुनते कि साहब बड़ी पढ़ी लिखी मैडम है, मतलब मेंबर राज्यसभा है, जर्नलिस्ट है, तो सर वो आपको लगता है नेताजी के सपोर्टर है? लेफ्टिस्ट हैं,
वो इंदिरा गांधी की सपोर्टर है सर, वो तो प्रो लेफ्टिस्ट। वो तो नहीं इंदिरा गांधी जी के सपोर्टर, वो तो गांधी फैमिली के, उनके पिताजी सेक्रेटरी थे हमारे गवर्नमेंट में इंदिरा जी के टाइम पे, तो वो कांग्रेस के सपोर्टर है। वो आपको शक्ल देख के लगता है, नाम सुन के आप है ना कि वो उस पर ना जाए, शक्ल पे नाम पे ना जाए, कि जो ये दिमाग में जो गलत इंप्रेशन जो मेरे दिमाग में था कि बंगाली है तो नेताजी का भक्त होगा, वो गलत है। बंगाली है तो बाय डिफ़ॉल्ट या तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी होगा या फिर वो कोई पक्का कोई गांधी भक्त होगा, कोई कांग्रेस का टाइप का आदमी। जब वो रूल आउट कर दे तब ठीक है, तब हमारा आदमी है। फिर जो बचे हुए 10% है, मैं ये रिपीट करूँ कि लोग मेरे कॉन्टेस्ट को उड़ा देते हैं कि जो बचे हुए बेचारे 10% बंगाली हैं, उनसे बड़ा नेताजी का भक्त कोई नहीं है। वो मेरे दोस्त सब उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मैं बड़ा खुश हूँ उन लोगों के बीच में, मेरे सारे दोस्त उसी कैटेगरी में। सर सुभाष चंद्र बोस जब ट्रैवल कर रहे थे या बाहर थे, जिस समय जर्मनी में भी थे, नेहरू जी के बारे में कहते हैं ना कि उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर लिखे थे कि इसका इंतजाम करो या कुछ इसको हम बाद में पकड़ेंगे जब हम डेथ मिस्ट्री बात है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट में दे दूं कि नेताजी और जैसे हमने गांधी जी के संबंधों की बात करी कि उनके आपस में बनते नहीं थी कभी, ठीक है। पंडित जी और सुभाष चंद्र बोस की बहुत अच्छी दोस्ती थी। आजकल लोग क्या करते हैं कि सबको पता है कि 1938 के आसपास तक या उसके उस टाइम तक नेताजी और पंडित जी की दोस्ती थी। तो आप मुझे वो बातें सुना रहे हैं जो 1938 से पहले की है, वो तो हम डिस्प्यूट कर नहीं रहे। वो तो इतनी अच्छी दोस्ती है कि जब कमला जी की डेथ हुई है, मतलब तो वो यूरोप में है, मेगा वो स्विट्जरलैंड के आसपास कहीं होगा। सुभाष बोस एग्जाइल में थे, तो वो भी बीमार थे, वो विट्ठल भाई पटेल भी बीमार थे, सुभाष बोस का उन लोगों से मिलना हुआ। तो जब कमला जी की आखिरी समय आया था और इंदिरा जी यहाँ से गई हैं अपनी माँ को देखने के लिए आखिरी बार, तो सबको पता है कि रेलवे स्टेशन में रिसीव करने के लिए सुभाष बोस आए थे वहाँ पे। तो सुभाष कमला जी के जाने के एकदम बाद में सुभाष बोस उनके साथ मौजूद थे, उनकी फैमिली के साथ में वहाँ पे। तो वो तो ये है, तो उनके बहुत संबंध बहुत अच्छे थे उस टाइम तक, और दोनों के बोलने का तरीका भी सेम था। उस टाइम पे काफ़ी बातें मिलती थी। बाकी वो लोग बोलते रिस्पेक्ट तो करेंगे, पंडित जी उनसे 9 साल बड़े थे। अब मेरा कोई मामे का लड़का अगर कोई कांग्रेस का सपोर्टर है तो उसका मतलब है ना कि मेरे मामे का लड़का नहीं है, वो मेरा तो भाई बहन ही होंगे ना। जो आप एक उम्र की रिस्पेक्ट करते हैं और एक शिष्टाचार भी होता है। तो नेताजी की और पंडित जी की तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो तो 38-39 के बाद में सुभाष बोस ने आरोप लगाए हैं कि इस आदमी ने मेरे को धोखा दिया, मेरे को ये था मेरे साथ, लेकिन ये अब गांधी को सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है बाद में, जब वो हमारी इंडिपेंडेंस मिल जाती है और सुभाष बोस गायब हो जाते हैं, तब उसके बाद की कहानी कुछ और है।